फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी सीडीपी की एक नई क्लास है, जिसमें इस बार हम क्या करेंगे। इस बार हम आपको सीडीपी कुछ अलग स्ट्रेटजी से पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि आपकी सारी थ्योरी हमारी प्लेलिस्ट में है। हम 2 साल से पिछले अपने यूट्यूब चैनल पर सीडीपी पूरी तरीके से कंप्लीट कराए हैं, जिसमें हम शॉर्ट टॉपिक्स पढ़ाते हैं। 10 मिनट की टॉपिक्स तो रहते हैं और 25 से 30 वीडियो रहते हैं 10-10 मिनट के, जिसमें से ही सारे प्रश्न आपको बनते हैं। लेकिन अब इस बार हम थोड़ा सा अपना प्रोसेस बदले हैं। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स को पहले पढ़ाएंगे। टॉपिक्स को पढ़ाने के बाद आज तक जितने भी 2012 या जब से पेपर हो रहा है 11 से जितने भी 2024 तक जितने भी प्रश्न आए हैं, सारे प्रश्नों को भी हम उसमें से सॉल्व कराएंगे। कुछ विशेष प्रश्नों को उसमें से 50 या जो भी बनते होंगे प्रश्न, उसको हम सॉल्व कराएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बनती रहेगी। तो इस बार हमारा प्रोसेस सीडीपी में क्या होगा कि हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए विकास और वृद्धि है, वो टॉपिक आज जैसे पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो था, इन सबको हम पढ़ेंगे। उसके बाद आज तक इनसे संबंधित जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उसको भी हम देखेंगे। इससे क्या होगा, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन की भी आपकी शक्ति आती रहेगी। आप ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखते रहेंगे, आपकी क्षमता का विकास होगा। आप टैग वर्ड भी विकसित इसके साथ आपका होता रहेगा, टैग वर्ड का भी विकास होगा और क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी पता चलता रहेगा, और आपका तैयारी भी अच्छे होते रहेगी ना। आप स्क्रीनशॉट्स आदि भी ले सकते हैं या पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है। तो इस प्रकार हम करेंगे। इसके बाद जैसे कि मान लीजिए अभिवृद्धि और विकास हो गया या कोई और भी टॉपिक्स हो गए, ठीक है, तो मैस्लो का सिद्धांत हो गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, फिर उसके क्वेश्चंस को कराएंगे। चलिए अब हम आज का सेशन शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आज के सेशन में हम क्या करेंगे, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके हम पीवाईक्यू को भी लगाएंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के सेशन को हम शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इनका मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता अर्थात बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तु के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या कहा है कि जैसे जैसे बच्चे परिपक्व होते जाते हैं, जैसे जैसे उनके अंदर मैच्योरिटी आती जाती है, वैसे वैसे वो विभिन्न चीज़ों के बारे में अपनी कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं कि यह चीज़ क्या है, पेड़ का जो पत्तियाँ होती हैं ये हरी क्यों होती हैं, या फिर कोई चीज़ कैसे होती है, नल से पानी कैसे निकलता है। तो ये विभिन्न चीज़ों से पेड़ जीवित कैसे रहते हैं, पेड़ से हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संचरण है ये कैसे होता है। तो जैसे जैसे आप मेच्योर होंगे वैसे वैसे आप वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं। आगे इनका मानना था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। मतलब इनका क्या कहना था कि बच्चे की जो थिंकिंग होती है वह उतनी ही, मतलब अगर आप जितना सोच रहे हैं, आप मान लीजिए, मतलब अगर मैं इसको सिर्फ उदाहरण के रूप में लीजिएगा, अगर आप एक वयस्क है वो 24 घंटे में मान लीजिए 15 घंटे सोच रहा है, वो सोच रहा है, तो बच्चा भी उतने ही घंटे, मान लीजिए, मतलब ये उदाहरण के रूप में ही लीजिएगा, बच्चा भी उतना ही सोचता है। हाँ, उसके सोचने का तरीका कुछ अलग है, क्योंकि जो वयस्क है वो अपने जॉब के बारे में सोच रहा होगा, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होगा, और जो बच्चा है अपने खाने पीने के बारे में सोच रहा होगा, खेलने के बारे में सोच रहा होगा, अपने होमवर्क के बारे में सोच रहा होगा जो उसको स्कूल क्लास में मिला होगा। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि दोनों के थिंकिंग का मतलब सोचने की क्वांटिटी उतनी ही होती है, लेकिन जो इनकी क्वांटिटी है वो उतनी ही होती है, लेकिन इनके सोचने का प्रकार अलग होता है, क्योंकि सोचने की चीज़ें अलग होती हैं। सोचने का इनके तरीका वही होता है, लेकिन सोचने की चीज़ें अलग होती हैं। तो वही बताया गया है कि पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। प्रकार में अलग होती है, क्या सोचते हैं वो अलग होता है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो प्रश्न बनता है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं? तो वो पियाजे ने कहा है। अर्थात ये संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं, मतलब ये संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं ही करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप, कोई बच्चा है, अगर आप एक गिलास में गर्म पानी रखें तो आप उसे बार बार बताएंगे कि ये गर्म पानी है, इसको मत छूना, तो वो ज़बरदस्त जानबूझकर छुएगा। लेकिन एक बार जब वो छू लेगा तो उसे पता चल जाएगा इसमें गर्म पानी है, तो दोबारा वो उसको छूने से बचता है, क्योंकि वो उसने खुद ज्ञान का निर्माण कर लिया है कि गर्म पानी छूने से मेरा हाथ जल जाएगा। तो पियाजे ने यही बताया है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संचार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट देखते हैं। पहला क्या है, अनुकूलन। पहला क्या है, अनुकूलन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है, और इसकी 2 प्रक्रिया होती है। मतलब वातावरण के अनुसार जो अपने आप को ढाल लेते हैं वो अनुकूलन कहलाता है, और इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है आत्मसातकरण
मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। मतलब क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे कि साइकिल चलाने का ज्ञान बाइक चलाने में मदद कर दे तो वो क्या है, पूर्व ज्ञान था, और नए ज्ञान से हमने जोड़ लिया है, कुछ नई चीज़ें सीख ली तो वो क्या है, आत्मसातकरण है। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसातकरण कहलाता है। अगला है समायोजन। क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। मतलब कि अगर मैं इन दोनों का एक बहुत अच्छा डिफ्रेंशिएट करने का उदाहरण है जो मैं बहुत बार इसको बता चुका हूँ, आप पिछली क्लासेस देखे होंगे कि आत्मसातकरण क्या होता है। आत्मसातकरण होता है, मान लीजिए आप अपने बच्चे को बता रहे हैं, आप पेरेंट्स से आप अपने बच्चे को बता रहे हैं कि ये देखो कोई चीज़ उड़ रही है। अगर वो पूछेगा कि ये क्या उड़ रहा है तो आप बताएंगे कि पतंग है, ये उड़ रही है, ठीक है। या फिर आपने बता दिया कि ये चिड़िया उड़ रही है। उसके बाद दूसरे दिन बच्चा देखता है कि पतंग कोई उड़ा रहा है, तो वो देखेगा कि पतंग भी आसमान में उड़ रही है, तो वो सोचेगा ये भी चिड़िया है, तो पतंग को चिड़िया समझेगा। तो उसने पूर्व ज्ञान को भी अपने अंदर जोड़ लिया और नए ज्ञान को भी जोड़ लिया और आत्मसातकरण कर लिया, तो यही आत्मसातकरण कहलाता है। लेकिन समायोजन क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना और वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही समायोजन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आप दूसरे दिन आपने क्या किया कि आप अपने बच्चे को पार्क में ले गए और बच्चे ने पूछा कि ये क्या है, तो आपने बताया कि ये सफ़ेद रंग का कुत्ता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन वो फिर गया, फिर उसने सफ़ेद रंग की एक बिल्ली भी देख ली। तो जब उसने पूछा कि ये क्या है तो उसको पता चला कि ये बिल्ली है। तब उसने अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि नहीं, जो चार पैर वाले छोटे जानवर हैं सफ़ेद रंग के हैं। सिर्फ सफ़ेद रंग के कुत्ते ही नहीं होते, बिल्लियाँ भी हो सकती हैं। मतलब सफ़ेद रंग का एक जानवर है तो वो सिर्फ कुत्ता ही नहीं, बिल्ली भी हो सकता है। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठा लिया, थोड़ा सा परिवर्तन किया, तो ये क्या है, समायोजन कहलाता है। आशा करता हूँ कि आप आत्मसातकरण और समायोजन समझ आया होगा। साम्य धारण या संतुलन क्या होता है? इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। इसके द्वारा बच्चा क्या करता है, आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम कर देता है। तो ये इक्विलिब्रेशन होता है। आगे देखते हैं स्कीमा क्या होता है। स्कीमा देख लेते हैं। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। मतलब मानव क्या करता है कि जो भी चीज़ें अपने माइंड में स्टोर करता जाता है वही स्कीमा होती है। तो स्कीमा होता क्या है, मानव अपने दिमाग में जो चीज़ें स्टोर करता जाता है वो स्कीमा कहलाती हैं, यही स्कीमा होती है। और जो किसी विषय के प्रति अपना धारणा बना लेता है तो वही स्कीमा होती है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्यों हो रही है, ये सब चीज़ें। मतलब आप सिंपल शब्दों में कहा जाए कि मानव अपने मस्तिष्क में जो कुछ भी स्टोर करता है पियाजे के अनुसार वो स्कीमा है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संगठनात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, थोड़ा सा इसमें बदलाव करना, ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान रखिएगा, स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना क्या है, स्कीमाओं का संगठन होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना ही संगठन होता है। आगे देखते हैं, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी। प्रश्न बनता है कि पियाजे ने अपने थ्योरी में कितनी अवस्थाएं दी है, कितने स्टेजेस, तो 4 दी हैं। पहला कौन सा है, सेंसरी मोटर है। पहला कौन सा है, सेंसरी मोटर है, जो कि 0 से 2 वर्ष होता है। पहला कौन सा है, सेंसरी मोटर, 0 से 2 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। मतलब इस अवस्था में क्या होता है, 0 से 2 वर्ष में बच्चा जो कुछ भी सीखता है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे कि पहला उदाहरण मैंने अभी शुरू क्लास में दिया कि गर्म पानी को छू के सीखते पता चलेगा कि ये गर्म है पानी। चीज़ों को छू के देखता है या फिर देख कर या फिर महसूस करके या फिर उसको स्मेल करके, तो बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं उसको उसके माध्यम से ही सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है और इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व अर्थात ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बना लेता है और जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। तो मतलब इसमें बच्चा चीज़ों को, अगर आप उसको बोलेंगे, अगर आप उसको एक बार बता देंगे कि ये मेरी बाइक की चाबी है, तो वो अपने दिमाग में बैठा लेगा कि ये बाइक की चाबी है। उसके बाद जब आप मान लीजिए आपकी बाइक की चाबी वो बच्चा कहीं देखा रहेगा तो वो ला के दे देगा कि पापा आपकी बाइक की चाबी है या आपकी बाइक की चाबी है। तो मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाएगा। अगर किसी वस्तु को आप बता देंगे कि ये चीज़ है तो वो उसको अपने मस्तिष्क में बैठा लेता है और छिपी हुई वस्तु को फिर वह ढूंढ लेगा। अब दूसरा स्टेज इसमें होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष होती है। इसको काट लीजिएगा, 2 से 7 वर्ष होती है। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चों में होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। या क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है, मतलब पूर्व संक्रिया, मतलब इसमें शब्द में ही लगा है पूर्व संक्रिया, मतलब क्रिया करने से, कुछ काम करने से पहले की अवस्था। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। तो इसमें यही बताया जाता है कि आने वाली चीज़ों को से देख लेता है, समझ लेता है, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता, उससे संतुलन नहीं बैठा पाता है। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है और इसमें प्रतीकों का यूज
करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। मतलब कि अगर आप उसको बोलेंगे कि साइकिल ये शब्द है तो उसके दिमाग में एक साइकिल की इमेज बन जाएगी, तो साइकिल ऐसी होती है। अगर आप उसको बोलेंगे ये पेड़ है तो पेड़ की इमेज बन जाएगी कि पेड़ क्या होता है, तो वो पेड़ की इमेज उसके माइंड में बन जाती है और सिंबल्स का यूज करने में वो निपुण हो जाता है। इसमें गोल नहीं, ये गोल्ड नहीं होगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है। इसमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है। मतलब बच्चे का जो लक्ष्य होता है उसी के अनुसार वह व्यवहार करता है। अगर उसे भूख लगी है तो उसको कैसे भी करके उस भूख को अपनी मिटाना ही है, वो फिर उसके दिमाग में सिर्फ भूख ही चलती है, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। मतलब उसका जो गोल होगा, अगर उसको प्यास आई है तो वो प्यास के लिए ही सारी क्रियाएँ करेगा, उस प्यास के लिए ही, जब तक उसको पानी नहीं मिल जाएगा तब तक वो क्रियाएँ करता रहता है। और यही गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। मतलब एक गोल हो और उसी के अनुसार, उसी के लिए आप बिहेवियर कर रहे हैं, अपना बिहेव कर रहे हैं उसी के अनुसार, यही है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बच्चों में ये इस अवस्था में आती है, किसमें, प्री ऑपरेशनल में। तो अगर आप देख रहे हैं तो सेंसरी मोटर में पूछा जाएगा तो 2 चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखा जाता है। और अभी तक पूर्व संक्रियात्मक में 2 चीज़ें देख लिए हैं, सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। जीववाद का गुण इसमें होता है, मतलब एनिमिनिज्म होता है। मतलब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। तो प्रश्न बनेगा कि एक बच्ची है, वो डॉल को रियल मान रही है और डॉल के साथ ही खेल रही है, तो वो किस अवस्था में है? तो वो किस अवस्था में है? वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगी ना, क्योंकि वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाती है, डॉल के साथ ही खेलती है, बोलती है ये मेरी बहन है या फिर ये मेरा भाई है, ऐसे ही वो खेलती रहती है। बच्चा इसमें एगोसेंट्रिज्म होता है। मतलब बच्चा यही सोचता है कि जो वो कर रहा है, जो वह सोच रहा है, वह सब ठीक है। मतलब अगर सोचेगा कि अगर मुझे फ्रूटी पसंद है, मुझे माजा नहीं पसंद है, तो सबको फ्रूटी ही पसंद होना चाहिए, या फिर सबको स्प्राइट किसी को नहीं पसंद होना चाहिए। अगर मुझे एक चॉकलेट पसंद है तो किसी को वनीला पसंद नहीं होना चाहिए। तो यही है ईगोसेंट्रिज्म। इसमें क्या होता है कि बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है वही सही है, जो वह सोच रहा है वह सही है और सारी चीज़ें गलत हैं। तो इसमें वही एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर मुझे आइसक्रीम पसंद है तो सबको आइसक्रीम पसंद होनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसको आइसक्रीम ना पसंद हो। तो यही गोल क्या है, ये ईगोसेंट्रिज्म है। तो इसमें कौन कौन से गुण आते हैं? इसमें सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है, जीववाद मतलब सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, और ईगोसेंट्रिज्म अर्थात अहम केंद्रित होता है। अपलटाव आदि का गुण इसमें नहीं होता। मतलब कि बच्चा क्या होता है कि संख्याओं को, वस्तुओं को और समस्याओं को पलट नहीं सकता। मतलब 4 + 6 10 है तो 6 + 4 10 नहीं बता सकता। 4 + 6 अगर 10 है तो 6 + 4 वह 10 नहीं, या फिर 10 = 4 + 6 नहीं कर सकता। अपलटाव आदि का गुण इसमें नहीं आता है। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण आदि की योग्यता की कमी इस अवस्था में होती है। मतलब मुद्रा संप्रत्यय, मतलब अगर आप एक बच्चे को, मान लीजिए एक बच्चे को एक बॉक्स है, उसमें सिक्का भरा है, ठीक है, उसमें मान लीजिए 50 सिक्के भरे हैं 1-1 रुपए के, और एक आप उसको 100 रुपए की नोट देंगे, तो बच्चा 50 रुपए का सिक्का वाला डब्बा ही चुनेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये ज़्यादा पैसा है। आप उसे 1 रुपये ही दे रहे हैं, वो 100 की नोट को 1 रुपये समझेगा। तो मुद्रा का गुण नहीं होता, दूरी का भी उसे गुण नहीं होता, भार का भी गुण नहीं होगा। मतलब अगर उसे एक तरफ छोटा पत्थर दिखा देंगे और एक तरफ रुई का गट्ठा दिखा देंगे बड़ी जो रखी है, और पूछेंगे कौन सा भारी है, तो वो क्या चुनेगा? वो रुई को चुनेगा, क्योंकि वो ज़्यादा दिख रही है। तो उसमें भार का भी गुण नहीं होता, ऊंचाई भी वो नहीं समझ पाता है, और क्रम निर्धारण की भी योग्यता नहीं होती। मतलब आप मान लीजिए कि चीज़ों को असेंडिंग करने या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने को कहेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये सब गुण इसमें नहीं होते हैं। केंद्रीकरण का गुण इसमें होता है, मतलब एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ही ध्यान दे पाता है। तो सेंट्रेशन क्या होगा? अगर आप देखे होंगे कि अगर आपका बच्चा मोबाइल चला रहा है, उसके बाद आप उसको कई बार बुलाएंगे कि आके आप ये चीज़ कर लीजिए, आप खाना खा लो, तो वो नहीं सुनता है। ऐसा कोई वो जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रेशन का गुण होता है। मतलब वह एक समय पर केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाता है, एक ही चीज़ों पर ही ध्यान दे पाता है, यही सेंट्रेशन का गुण होता है, और ये प्री अपनेशनल स्टेज में होती है। संरक्षण का गुण क्या होता है? अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। तो मतलब बच्चा क्या हो, बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। मान लीजिए एक लंबी गिलास है, ठीक है, उसमें 1 लीटर पानी है, और एक छोटी गिलास है पर चौड़ी गिलास है, उसमें भी 1 लीटर पानी है, लेकिन बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि दोनों में उतना ही पानी है। बच्चा किसको ज़्यादा समझेगा? बच्चा जिसमें ज़्यादा ऊपर तक पानी दिख रहा होगा उसको ही ज़्यादा समझेगा। यही संरक्षण का गुण होता है, और ये बच्चों में इस अवस्था में नहीं होता है। क्रमबद्धता क्या होती है? इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। तो वही ऊपर चीज़ जो बताई गई है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना बच्चा नहीं सीख पाता है। तो अब प्रश्न बनता है कि इस अवस्था में क्या क्या बच्चा आता है, बच्चों को क्या क्या आता है? सिंबल्स का यूज करना आ जाता है। दूसरा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर उसके अंदर होता है।
तीसरी चीज़ ईगोसेंट्रिज्म होता है, बाकी कोई चीज़ें नहीं आती है। अगर इसमें से पूछ लेगा कि जीववाद मतलब सजीव और निर्जीव में अंतर कब करता है, तो तीसरी अवस्था में आ जाएगा। पूछ लेगा अपलटावादी का गुण कब आएगा, तीसरी अवस्था में आ जाएगा। मुद्रा संप्रत्यय का गुण तीसरी अवस्था में। दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण आदि की योग्यता का कॉन्सेप्ट का गुण तीसरी अवस्था में ही आएगा। केंद्रीकरण का गुण, केंद्रीकरण तो सॉरी इसमें ही होता है कि एक समय पे एक ही विशेषता पे ध्यान दे पाता है। संरक्षण और क्रमबद्धता का गुण किस में आएगा, वो भी तीसरी अवस्था में आएगा। तो अब तीसरी अवस्था देख लेते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन कर सकता है। मतलब जो चीज़ों को वो देखता है उस पर चिंतन कर सकता है, मतलब मूर्त रूप से चिंतन कर सकता है। अमूर्त चिंतन का गुण इसमें नहीं होता, मतलब जिन चीज़ों को नहीं देखता है उसके बारे में वो चिंतन नहीं कर सकता है। इस अवस्था में अपलटाववादी का गुण, जीववाद का गुण, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। तो वही मैं बताया कि ऊपर सेकंड में जो चीज़ें नहीं आती हैं, 2-3 ही चीज़ें तो आती है। एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आता है, सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है, और क्या आता है उसमें सीरिएशन भी नहीं आता, संरक्षण का गुण सॉरी उसमें, और एक गुण क्या था, केंद्रीकरण का गुण होता है। बाकी सारी चीज़ें तो उसके पास नहीं होती हैं। बाकी ईगोसेंट्रिज्म होता है, 4 चीज़ें हैं, और बाकी सब किस में आता है, इसमें आ जाता है। अब देखते हैं इसमें आगमनात्मक तर्कणा, अर्थात यह भी इसी अवस्था में आता है। मतलब हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो होती है वो इसी अवस्था में आती है। मतलब बच्चा जो चीज़ें देखता है उसके उदाहरण के ऊपर तर्क करने लगता है। मतलब बच्चा देखी हुई चीज़ों पे तर्क करने लगता है। निगमनात्मक तर्कणा नहीं आता, नियम से उदाहरण नहीं बना पाता, लेकिन उदाहरण के ऊपर तर्क करना लगता है। तो उदाहरण के अनुसार तर्क करने लगता है। उदाहरण दिया गया है जैसे कि पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा आंसर करे क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो बच्चा इसमें प्रश्न बनने लगे, वो उदाहरण के रूप में विभिन्न चीज़ें में प्रश्न वो करने लगता है। और आगमनात्मक तर्कणा का गुण किस में आता है, इसी में आ जाता है। चौथा स्टेज क्या होता है, औपचारिक संक्रियात्मक, जो कि 11 से 15 वर्ष होता है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसको कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप इंग्लिश के टर्म्स ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी के टर्म के नाम बार बार बदल दिए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के टर्म के नाम वही रहेंगे। तो आप फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल और ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, ये सब चीज़ें ज़्यादा याद रखिएगा। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है, यह ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, मतलब अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। और कैसे करता है, मतलब जो चीज़ें नहीं देखता उस पर भी तर्क करने लगता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, पेड़ की पत्तियां हरी क्यों हैं, तो ये अमूर्त चिंतन हो जाएगा। निगमनात्मक तर्कणा क्या होती है, बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है कि a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab ही क्यों है, या फिर ट्रायंगल का एरिया जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही क्यों है। तो नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। थर्ड अवस्था में क्या है कि उदाहरण के अनुसार तर्क करने लगता है, उदाहरण के अनुसार ही तर्क करता है, मतलब उदाहरण के ऊपर ही तर्क कर सकता है, लेकिन इसमें नियमों के अनुसार भी तर्क करने लगता है। अब हमारा आज का आखिरी टॉपिक इसमें है कि पियाजे के सिद्धांत की आलोचना क्या की गई है। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। तो इसमें पहली आलोचना यही की गई है कि इन्होंने क्या कहा है कि जो सीखने का क्रम है बच्चों में, वो किसी भी बच्चे में वो नहीं बदल सकता। मतलब कि अगर मैंने बताया है कि अपलटाववादी का गुण दूसरी अवस्था में नहीं आता है, तो बच्चे को वो नहीं आ सकता चाहे जैसा ही परिवेश दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर बच्चे को अच्छा परिवेश दिया जाए तो वो उसके अंदर जीववाद का भी गुण जल्दी आ जाता है। तो उसके अंदर बाकी चीज़ें भी, जो चीज़ें इस अवस्था में नहीं आती, मुद्रा संप्रत्यय का गुण भी आ सकता है। तो इसमें इन्होंने बताया कि मुद्रा संप्रत्यय का गुण किस में आता है, 7 से 11 वर्ष में आता है। लेकिन अगर आपको अच्छा व्यवहार आप करेंगे, अच्छा माहौल देंगे, अच्छा वातावरण देंगे, तो ये सब गुण आ सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि मैंने जिस प्रकार क्रम बताया, मैंने जो चरण बताए हैं उसी क्रम के अनुसार ही चेंज होंगे। लेकिन अच्छा वातावरण देने पे ये सब चीज़ें बदल भी सकती हैं और बच्चा सीख भी सकता है। चलिए, वाइगोत्स्की, इनका पूरा नाम क्या है, लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। इनका पूरा नाम क्या है, लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। अब मैंने आपको पढ़ाया था, अब आप मेमोरी रिकॉल करिए कि पियाजे किस देश के वैज्ञानिक थे, बताइए मनोवैज्ञानिक किस देश के थे। तो क्या आंसर होगा, वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। वो किस देश के निवासी, स्विट्जरलैंड के थे। ये रशिया के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने दिया क्या थ्योरी में, अपने बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से संबंधित सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत का नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं, इनके सिद्धांत के अन्य नाम है, चलिए देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के नाम, सामाजिक रचनावाद,
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये कम पूछा जाता है क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे से जोड़ दिया जाता है। जोन ऑफ फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट सिद्धांत अगर पूछा जाए तो ये पक्का इन्हीं का होगा, क्योंकि ये इसकी थ्योरी सिर्फ इन्होंने ही दी थी, मतलब ये एक टॉपिक था, इसमें एक टर्म था जिसको सिर्फ इन्होंने ही बताया। अधिगम सिद्धांत नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि ये सारे सिद्धांत अधिगम सिद्धांत होते हैं। सामाजिक विकास का सिद्धांत आ सकता है, ध्यान रखिएगा, इसमें से सिर्फ 2 ही आ सकता है। जोन ऑफ फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट से नाम से पूछ सकते हैं, सामाजिक विकास का सिद्धांत पूछ सकते हैं, या फिर तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो सबको पता है। ध्यान रखिएगा तीसरा क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चौथा और याद कर लीजिए सामाजिक रचनावाद, चौथा और याद कर लीजिए सामाजिक रचनावाद। तो ये 4 नाम वाइगोत्स्की के कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहला तो जो मेन नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, सामाजिक रचनावाद है, सामाजिक विकास का सिद्धांत तीसरा हो जाएगा, चौथा जोन ऑफ फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट का सिद्धांत। ये भी ZPD का सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टर्म इन्होंने ही दिया था। आगे देखते हैं इनकी सोशल कल्चर थ्योरी, देख लेते हैं इनका सोशल कल्चर थ्योरी या सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी भी इनको कह सकते हैं हम। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ऊपर बताया ही जा चुका है कि ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, इनका सिद्धांत क्या था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यह सिद्धांत हमें क्या बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। तो इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया था कि बच्चा खुद से कुछ नहीं सीखता, बच्चा अपने समाज से और जो संस्कृति से अंतःक्रिया करता है, एक दूसरे से वार्तालाप करता है, या जो संबंध स्थापित होता है समाज के लोगों से, समाज के विभिन्न अंग से, संस्कृति से जो अंतःक्रिया करता है उसी के द्वारा वह सीखता है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद ही विकास होता है, अगर सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होती तो विकास नहीं होता। तो इनके सिद्धांत में क्या कहा गया कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके ही सीखता है। पियाजे का क्या मानना था कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। पियाजे का मानना क्या था कि पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है, लेकिन इनका मानना क्या था कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया पहले करता है बाद में विकास होता है। बच्चा क्या करता है, सामाजिक अंतःक्रिया पहले करता है फिर बाद में विकास होता है। आगे देखते हैं, आगे ZPD के बारे में बताया गया। ZPD का एक फिगर है, फिगर के माध्यम से ही हम समझ लेते हैं कि ZPD होता क्या है। तो ZPD जोन ऑफ फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट है। ZPD क्या है कि एक जो वास्तविक विकास स्तर होता है, और उसके बाद अगर आपकी कोई मदद कर रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO का भी इनको नहीं टॉपिक दिया था। MKO मतलब जो आपसे ज़्यादा कुछ जानने वाला है वही मोर नॉलेजेबल अदर हो गया, जैसे कि बुक्स हो गई, टीचर्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए। तो आपसे ज़्यादा जानकारी अगर किसी चीज़ के बारे में रखा है, किसी तथ्य के बारे में, तो क्या हो जाएंगे, MKO या फिर मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएंगे। तो मान लीजिए आपका एक वास्तविक विकास स्तर है, लेकिन आपकी मोर नॉलेजेबल अदर्स कोई आ गया, कोई तत्व आ गया, उसने आपकी थोड़ी सी मदद कर दी, उसके बाद आपका विकास स्तर कहाँ तक जा सकता है, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है या कम भी हो सकता है। तो इन दोनों का जो अंतर होता है वो ZPD होता है। मान लीजिए आपका अभी वास्तविक, अभी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, तो आपके नंबर कितने आ रहे हैं, 95 नंबर आ रहे हैं। आपके नंबर 150 में से 95 आ रहे हैं, लेकिन ये आपका वास्तविक विकास स्तर अभी का है, अभी आपका वास्तविक विकास स्तर है। लेकिन आप अगर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपको मान लीजिए अच्छी क्लासेस, हमारी क्लासेस देख रहे हैं, तो हमको एक मोर नॉलेजेबल अदर के रूप में हम लोगों को, मान लीजिए हमारे चैनल को, टीचिंग एग्जाम ओवरलोड को मोर नॉलेजेबल अदर्स के रूप में मानिए, तो आपका संभावित विकास स्तर कहाँ तक जा सकता है, 120 या 125 नंबर तक जा सकता है। तो 125 और 95 के बीच का जो अंतर आएगा, 125 और 95 का अंदर क्या हो जाएगा, जो 30 आया यही क्या है, ZPD है। तो 30 जो फर्क पड़ा यही क्या है, ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। मतलब वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर को ही हम ZPD कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसको ऊपर बता ही दिया गया है कि इन्होंने क्या कहा था, बच्चे का जो विकास होता है उसमें समाज और संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे वाइगोत्स्की ने क्या कहा, इनका एक कथन है, हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। इनका कथन क्या है, हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा, मतलब इनका सामान्य तौर पे इन्होंने क्या कहा था कि जो समाज है, समाज के जो लोग हैं उनके ही द्वारा हमारा विकास होता है। हम उनके साथ जब अंतःक्रिया करते हैं तभी हमारा विकास होता है। अगर हम उनके साथ मतलब वो अब इसमें निर्भर क्या करता है, अगर समाज के तत्व अच्छे हैं तो हमारा विकास अच्छे ढंग से होगा, समाज के तत्व अगर अच्छे नहीं हैं तो हमारा विकास उस तरफ जा सकता है, हमारा विकास खराब तरीके से हो सकता है। तो हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है, यह कथन वाइगोत्स्की का है। सामाजिक कारक के बारे में बताया था, सामाजिक कारक क्या होते हैं, जो आसपास के जो सामाजिक तत्व होते हैं, जैसे कि परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र, मंडली, परिवेश, ये सब क्या है, सामाजिक कारक हो जाएंगे। आगे देखते हैं, पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। तो पियाजे की जो अभी मैंने पियाजे की 2 दिन पहले जो क्लास बताई थी उसमें पियाजे की आलोचना भी बताई थी, और उनकी आलोचना क्या थी
पियाजे की आलोचना ये थी कि पियाजे ने क्या कहा था कि जैसा मैंने लेवल बताया है, लेवल 1 सेंसरी मोटर में जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, और उसके बाद लेवल उस जो 4 स्तर दिए थे, 4 स्तर में मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं, जैसे कि इरिवर्सिबिलिटी का गुण उन्होंने बताया था कि तीसरे लेवल में आता है, किसमें, इनफॉर्मल ऑपरेशनल में आता है, तीसरे लेवल में आता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी बच्चा जो है उसको अच्छा परिवेश मिल जाए तो ये दूसरे लेवल में भी आ सकता है ऐसे ही। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, पियाजे ने कहा था कि मैंने जिस तरह से स्तर बताए हैं, मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं, बच्चे का विकास उसी स्तर से हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बच्चे में जो मैंने गुण बताए जैसे कि इरिवर्सिबिलिटी का गुण दूसरे स्तर पे कभी नहीं आ सकता, ऐसा पियाजे ने कहा था। और यही इसमें बताया गया है कि पियाजे का मानना है कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है, मतलब अगर समाज जिस प्रकार होगा, समाज के तत्व अच्छे होंगे तो बच्चे का विकास अच्छे ढंग से होगा, अगर समाज के तत्व अच्छे नहीं हैं तो बच्चे का विकास अच्छे ढंग से नहीं होगा। तो ये वाइगोत्स्की का कथन है। आमतौर पे समाज शब्द अगर आ गया, समाज शब्द आ गया, संस्कृति शब्द आ गया और पूछा जाए किसका ये वो है, सिद्धांत किसका है, तो आप आंख बंद करके आप वाइगोत्स्की लगा सकते हैं। आप 99% उसमें आंसर वाइगोत्स्की का ही होगा। ध्यान रखिएगा, अगर समाज शब्द आ गया और संस्कृति शब्द आ गया और उसमें पूछा जाए कि यह सिद्धांत किसका है, तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं क्या, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। आगे देखते हैं, आगे है वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। चलिए देख लेते हैं वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। एक ZPD है। ZPD क्या है, फुल फॉर्म जानते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। इसको हिंदी में जान लीजिए, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। तो जो वास्तविक विकास का स्तर होता है तथा संभावित विकास का जो स्तर होता है उसके बीच के अंतर को ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो मैंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, उससे अच्छा उदाहरण हो ही नहीं सकता कि मान लीजिए अभी आप मार्क टेस्ट लगा रहे हैं, आपका नंबर आ रहा है 150 में से 95 नंबर, लेकिन आपका जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है, आप हमारी कोचिंग कर रहे हैं, आप हमारे क्लासेस लगातार ले रहे हैं, या फिर आप अपनी बुक्स अच्छी से पढ़ रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट कितना है, आपका संभावित विकास आ सकता है 130 नंबर, आपका संभावित विकास 130 नंबर आ सकता है। तो 130 और जो 95 के बीच का अंतर होता है वही क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है। 130 और 95 अर्थात आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट और रियल डेवलपमेंट के बीच में जो अंतर है वही ZPD होता है, या फिर समीपस्थ या फिर निकट विकास का क्षेत्र होता है। आगे देखते हैं, स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है। अब स्कैफ फोल्डिंग, इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, पाड़ कहा जाता है, ढांचा कहा जाता है, टेम्पररी हेल्प भी कहा जाता है। इसलिए आपको याद क्या करना है, इंग्लिश का टर्म याद करना है। आपको याद क्या करना है, स्कैफ फोल्डिंग याद करना है। इंग्लिश के टर्म याद रखेंगे क्योंकि हिंदी के टर्म्स बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश के टर्म याद रखिएगा। स्कैफ फोल्डिंग कहा जाता है। तो वयस्कों द्वारा दी जाने वाली जो टेम्पररी हेल्प होती है या गाइडेंस होती है उसे ही पाड़ या ढांचा कहा जाता है। जैसे कि इमेज बताया गया, बहुत अच्छा इमेज है कि आप शुरुआत में जब साइकिल सीखने जाते हैं तो आपके पेरेंट्स जो हैं आपकी मदद करते हैं शुरू में ना, पहले हाथ पकड़ के ऐसे चलवाते हैं, उसके बाद 2-3 दिन बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं हाथ को, फिर आप खुद सीख लेते हैं। तो शुरुआत में थोड़ी सी जो हेल्प करते हैं वो क्या है, पाड़ या टेम्पररी हेल्प या ढांचा या फिर स्कैफ फोल्डिंग कहा जाता है। इसे ही स्कैफ फोल्डिंग कहा जाता है। इससे भी प्रश्न बनता है कि टेम्पररी हेल्प स्कैफ फोल्डिंग किसे कहते हैं। तो जो टेम्पररी हेल्प या वयस्कों द्वारा दी जाने वाली थोड़े समय के लिए जो हेल्प या गाइडेंस है उसे ही स्कैफ फोल्डिंग कहा जाता है। अब प्रॉक्सिमल का मीनिंग भी पूछ सकते हैं। प्रॉक्सिमल का मीनिंग क्या होता है, ऊपर का लेवल। ध्यान रखिएगा, एक लेवल अप को ही प्रॉक्सिमल कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे MKO किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है, मोर नॉलेजेबल अदर। MKO क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, टीचर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, अर्थात जो भी हमसे कुछ ज़्यादा जानते हैं वही MKO हो जाते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर हो जाते हैं। भाषा पर इनके विचार अब देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। भाषा के इनके विचार, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग रहते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, भाषा में इनके विचार क्या थे, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने क्या कहा, पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये है कि इन्होंने क्या कहा था कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है। लेकिन पियाजे ने क्या कहा था, पियाजे ने ठीक इसका उल्टा कहा गया था। ध्यान रखिएगा, पियाजे और वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत थे एक दूसरे के एक अपोजिट के रूप में देखे जाते हैं। और कभी कभी प्रश्न जब टफ करना होता है तो क्या पूछते हैं, पियाजे बनाम वाइगोत्स्की भी पूछ लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा था, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है इनके सिद्धांतों में। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आएगी, मतलब बच्चा पहले बोलना सीखेगा, उसके बाद ही विचार करना वो जानता है। लेकिन पियाजे ने क्या कहा था, पियाजे ने कहा था कि बच्चे सोशल कंस्ट्रक्टिवनेस होते हैं, मतलब वो खुद से सीखते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो उनके अंदर विचार पहले से ही आता रहता है, भाषा तो बाद में आती है। भाषा तो वो बड़े होने के बाद मतलब 2-3 साल में या 1.5 साल में जो भी सीखते हैं, लेकिन विचार पहले आ जाता है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि
बच्चे में पहले भाषा आएगी, बाद में ही विचार आएगा। अगला है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है और भाषा संज्ञानात्मक विकास को गाइड भी करती है। ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हूबहू पूछा जाता है कि किसने कहा है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, तो वाइगोत्स्की ने। अर्थात जो भाषा है वो विकास में मदद करती है। भाषा क्या करती है? विकास में मदद करती है। अगर आप बोलना सीख गए हैं तो आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। इन्होंने क्या कहा है, सिंपल शब्दों में इसको बनाया जाए तो जो भाषा है वो क्या करती है, जो आपका ज्ञान मतलब जो मस्तिष्क का विकास है, जो आपका ज्ञान का विकास होगा उसको मदद ही करेगी, वो उसको उसमें मदद ही करेगी। और जो विकास है उसको गाइड भी करती है कि किस प्रकार विकास करना है। भाषा गाइड भी करती है आपको कि विकास किस प्रकार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आएगी बाद में विचार, ये पहला टॉपिक है। पियाजे ने क्या कहा, पहले विचार आएंगे बाद में भाषा आएगी। और दूसरा वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है और गाइड भी करती है संज्ञानात्मक विकास को। आगे देखते हैं। आगे इन्होंने प्राइवेट स्पीच एक टर्म दिया था, उसको देख लेते हैं कि बच्चा अपने ही कार्यों को जब निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है तो वो प्राइवेट स्पीच होती है। तो जब छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी खेलते वक्त खुद से ही बात करते हैं ना, तैयार होते होते खुद से बात कर लें, मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ, मेरे बाल ऐसे हो जाते तो क्या होता है। तो जब वो खुद से बात करते हैं वो प्राइवेट स्पीच होता है। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि मैच खेलने जाने से, मान लीजिए आपको क्रिकेट मैच खेलने जाना है, उसके बाद आप खुद से कुछ बात कर रहे हैं, आप अपने आप को मिरर में देख के बात कर रहे हैं कि आज मैं इतने छक्के मारूंगा, या फिर लड़की अब कपड़े प्रेस कर रही है उसके बाद खुद से ही वो कुछ बोल रही है। तो मतलब बच्चे जो खुद से ही कुछ बोलते हैं, अपने कार्यों को खुद से ही निर्देश देते रहते हैं, अपने आप को खुद से ही कुछ बातें करते रहते हैं, अपने आप को समझाते रहते हैं, वो क्या है, प्राइवेट स्पीच होती है। आगे वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, सीखने की प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरण जैसे कि मैप, चार्ट, लैंग्वेज, कैलकुलेटर आदि के महत्व पर जोर देते हैं। तो वाइगोत्स्की सीखने की प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरण जैसे कि मैप, चार्ट, लैंग्वेज, कैलकुलेटर आदि के महत्व पर जोर देते हैं। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको ट्रिक कैसे बनाएंगे, इसकी ट्रिक क्या है, सांस्कृतिक उपकरण, संस्कृति शब्द आ गया ना, मैंने आपको बताया है संस्कृति शब्द आए तो वाइगोत्स्की की थ्योरी हो जाएगी। और इन्होंने सांस्कृतिक उपकरण होते क्या हैं ये भी पूछा जा सकता है कि मैप, एक बार प्रश्न बना था कि निम्न में से कौन कौन से सांस्कृतिक उपकरण है, तो मैप दिया था, चार्ट दिया था, बुक्स दी गई थी, तो तीनों हो जाएंगे, मैप, चार्ट, लैंग्वेज, कैलकुलेटर। मतलब जो सीखने की प्रक्रिया में जो भी चीज़ें मदद करती हैं वो सांस्कृतिक उपकरण हो जाएंगी। और इन्होंने क्या कहा है कि सीखने की प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरण का महत्व पर इन्होंने जोर दिया था। कल्चरल टूल्स इनकी ट्रिक भी दिए, दूसरी ट्रिक है मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर आदि बाय कृति गोकरण। ध्यान रखिएगा, कल्चरल टूल की ट्रिक है बाय कृति, मतलब बाय से वाइगोत्स्की, कृति सांस्कृतिक में कृति आ गया, गो से गोत्सी, करण से उपकरण, तो कृति और करण से सांस्कृतिक और उपकरण, बाई गो से वाइगोत्स्की हो जाएगा। अब देखते हैं, पियाजे और वाइगोत्स्की ने एक बात बहुत सही कही थी, दोनों ने सीखने में पैसिव से एक्टिव पर ज़्यादा जोर दिया। मतलब सीखने में जो एक्टिव प्रोसेस होता है, मतलब सक्रियात्मक रूप से जो सीखते हैं, जो सक्रियात्मक रूप से मतलब सक्रिय होकर जो सीखते हैं, उस पर दोनों ने ही जोर दिया। ध्यान रखिएगा, पियाजे वाइगोत्स्की की एक बात बहुत इन्होंने सिमिलर है कि दोनों ने एक्टिव प्रोसेस पर ज़्यादा जोर दिया सीखने पे, ना कि पैसिव प्रोसेस पे। पैसिव प्रोसेस मतलब निष्क्रिय रूप से और एक्टिव प्रोसेस मतलब सक्रिय रूप से सीखने पे ज़्यादा जोर दिया है। आगे अगला पॉइंट एक लास्ट हमारा देख लेते हैं। पियाजे ने स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर दिया है, जबकि वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, वो खुद से चीज़ें सीखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट बनाते रहते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया था कि अगर आप बच्चे को बताएंगे कि ये पानी गर्म है और इसे आपका हाथ जल सकता है, तो बच्चा नहीं मानेगा। अगर एक बार लेकिन छू लिया, उसका हाथ जल गया, तो उसके बाद वो उसको छूने से डरेगा, क्योंकि उसने अपना कॉन्सेप्ट बना लिया कि गर्म पानी से क्या होता है, हाथ जल जाता है। तो यही पियाजे ने कहा था कि बच्चे स्वतंत्र प्रयासों से खुद चीज़ों को सीखते रहते हैं, दुनिया के अनुभव पर करने पर इन्होंने जोर दिया है। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि अगर विकास करना है किसी बच्चे का, अगर बच्चे का विकास करना है संज्ञानात्मक, तो सामाजिक मध्यस्थता बहुत जरूरी है। अगर समाज ना होता तो बच्चे का विकास ना होता, वो निष्क्रिय रूप से ही रह जाता, बच्चे का ज्ञान का विकास नहीं हो जाएगा। तो इन्होंने ये कहा था। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी इंग्लिश में इसको कहते हैं। देखते हैं, कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इंपॉर्टेंट है, सीटेट में तो कम प्रश्न बनते हैं, ऐसे समझ आधारित ज़्यादा बनते हैं, लेकिन बाकी परीक्षाओं में बनते हैं और सीटेट में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। जैसे कि पियाजे कहाँ के थे, पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे ना, तो कोहलबर्ग और पियाजे इन लोगों का 2-3 लोग हैं, उनका याद ही रखना चाहिए। कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया
नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिकता क्या है? यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। नैतिकता क्या है? वह गुण होता है जिसमें हम सही और गलत की पहचान कर पाते हैं। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। तो नैतिकता क्या होती है? नैतिकता मतलब अगर हम किसी एक विशेष अवस्था में हैं तो हम सही और गलत की पहचान अगर कर पा रहे हैं कि हम सही चीज़ को कर रहे हैं या गलत चीज़ को कर रहे हैं, हमारा रास्ता सही है या गलत है, हमारी दोस्ती सही लोगों के साथ है या गलत लोगों के साथ, यही नैतिकता होती है। अनैतिकता क्या होती है? गलत की ओर ज़्यादा झुकाव करना ही अनैतिकता हो जाती है। गलत चीज़ों के ऊपर, गलत रास्तों के ऊपर ज़्यादा जब आपका रुझान हो जाता है तो वही अनैतिकता होती है। ध्यान रखिएगा नैतिकता क्या होती है। हिंज की कहानी इंपॉर्टेंट है, इसमें कहानी कभी नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? हिंज की कहानी बताने का भी कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या था कि हिंज की माँ या शायद हिंज के परिवार का कोई बीमार था, तो हिंज के पास दो रास्ते थे, या तो वो चोरी करके दवाओं को चुरा ले या तो फिर वो अपने जो परिवार का सदस्य था उसको मरने दे। तो वही उसके पास डिलेमा था कि वो चोरी करेगा तो उसकी नैतिकता खत्म हो जाएगी, लेकिन चोरी नहीं करेगा तो उसकी परिवार का जो व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी मोरल डिलेमा में वो फंस गया था और यही कहानी थी। और हिंज की कहानी प्रश्न बनता है कि हिंज की कहानी किस सिद्धांत पे आधारित है? हिंज की कहानी से किस सिद्धांत के निर्माण होता है? या प्रश्न बनता है नैतिक विकास की सिद्धांत किस कहानी पे आधारित है? तो हिंज की कहानी पे आधारित है। तो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस कहानी पे आधारित है? वो हिंज की कहानी पे आधारित है। ध्यान रखिएगा, वो हिंज की कहानी पे आधारित है। आगे देखते हैं नैतिक दुविधा। इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए थे, इन्होंने कुछ टॉपिक्स स्पेशल बताया। उसमें से पहला था नैतिक दुविधा। इसमें सही और गलत के बारे में डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं, मतलब ऐसा सिचुएशन जिसमें हम सही और गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पाएँ, सही लेने का भी मन कर रहा हो, गलत लेने का भी मन कर रहा हो, या दोनों ना करने का मन कर रहा हो, तो वही नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो इसमें क्या था? हिंज की कहानी में उसकी बीवी बीमार थी तो वो चोरी करता तो पुलिस पकड़ लेती और अनैतिक कार्य हो जाता, और नहीं करता तो उसकी बीवी मर जाती। तो इसमें यही है ना, चोरी भी नहीं कर सकता, अब वो मोरल डिलेमा में फंस गया है, सही काम करे क्या सही है क्या गलत है उसको ये भी नहीं पता चल रहा है। तो नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा क्या होता है? सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति ही नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे कि हिंज ने अगर चोरी की तो वह पुलिस पकड़ ले जाएगी उसे, और नहीं की तो उसकी बीवी मर जाएगी, तो वो क्या करे उसको पता ही नहीं चल रहा है। ये देखिए दोनों फिगर में दो सिचुएशन उसके सामने है, दोनों सिचुएशन में से एक निर्णय नहीं ले पा रहा है। नैतिक तर्कणा दूसरा इनका टॉपिक था, दूसरा तथ्य था। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। मतलब नैतिक तर्कणा क्या होती है कि सही और गलत में जब आप एक डिसीजन ले लेते हैं तो वो डिसीजन लेने के कुछ कारण होते हैं, वही जो कारण होते हैं वही नैतिक तर्कणा या मोरल रीजनिंग होती है। ध्यान रखिएगा, सही और गलत जैसे कि ऊपर दो सिचुएशन थी, तो इसमें बाद में वो क्या चुनता है? वो चोरी करने का चुनता है ताकि उसकी बीवी बच जाए। तो उसकी बीवी बच जाए इसलिए वह चोरी करने के लिए चुनता है ना, तो उसकी बीवी क्या है? उसकी बीवी का बचना, ये नैतिक तर्कणा है। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में जो शामिल प्रक्रिया होती है, मतलब कुछ एक डिसीजन लेंगे उसमें जो प्रक्रिया शामिल होगी उसे ही नैतिक तर्कणा कहेंगे। सही और गलत में से किसी एक को चुनना नैतिक तर्कणा कहलाता है, सिंपल शब्दों में। जिसे हिंज ने चोरी को चुना, हिंज ने क्या किया था? चोरी को चुना था। तो नैतिक तर्कणा क्या होती है? सही और गलत के बारे में डिसीजन में शामिल प्रक्रिया को ही नैतिक तर्कणा कहा जाता है। इन्होंने कुछ कहा था कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होते। नैतिक जो व्यवहार होते हैं, नैतिकता या अनैतिकता जन्मजात नहीं आती है। सामाजिक परिवेश जैसा होगा वैसे ही आपके व्यवहार होंगे। अगर सामाजिक परिवेश अच्छा होगा तो आपके व्यवहार अच्छे होंगे। अगर सामाजिक परिवेश है उसके तत्व अराजक तत्व होंगे, उसमें ज़्यादा अराजकता होगी तो आपकी अंदर नैतिकता कम, अनैतिकता ज़्यादा आएगी, आप बुरे व्यवहार ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। अगला है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरण बताए और इसको सार्वभौमिक पाया, मतलब ये सब में होते हैं। सार्वभौमिक मतलब सब में ही होते हैं, और ये 6 चरण थे। न रखिए कितने थे? 6 चरण थे। देख लेते हैं हम। बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई जाती हैं जो 6 होती हैं। ध्यान रखिएगा वो कितनी होती हैं? 6 होती हैं। कुछ इन्होंने बताया कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होते, ऊपर बता ही दिया गया है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। सर्वप्रथम बालक को अनौपचारिक रूप से अपने आसपास, पड़ोस तथा स्कूल से नैतिक विकास होता है। तो सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से ही नैतिक विकास होता है। अब कोहलबर्ग के नैतिकता के लेवल बताए गए हैं। लेवल 3 बताए गए हैं। ध्यान रखिए लेवल कितने हैं? 3 है। स्टेज कितने हैं? 6 हैं। हर लेवल में 2-2 हैं, तो स्टेज कितने हो जाते हैं? स्टेज 6 हो जाते हैं, और लेवल 3 है। लेवल कितने हैं? 3 है, स्टेज 6 हो जाते हैं। पहला है
प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। पहला क्या है? प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज जो कि 4 से 10 वर्ष होती है। पहला है प्री कन्वेंशनल स्टेज जो कि 4 से 10 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा को सही और गलत करने में बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में क्या होता है? प्री कन्वेंशनल है, बच्चों को सही और गलत के बारे में पता नहीं है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। मतलब जो आपकी नैतिक तर्कणा होती है, सही चुने या गलत चुने, दूसरे लोग जैसे बताएंगे, दूसरे लोग जैसे आपको अफेक्ट करेंगे वैसे ही आप करेंगे। तो ये पहला लेवल हो जाता है 4 से 10 वर्ष। इसमें 2 स्टेज होते हैं, देख लीजिए 2 स्टेज कौन कौन से होते हैं। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। पहला क्या है? इसमें से पहला स्टेज है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। इसमें क्या होता है? बच्चे की जो नैतिकता है सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। मतलब बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पे। जैसे कि बच्चा होमवर्क अपना क्यों करता है? बच्चा होमवर्क करना भी नैतिकता ही एक है। तो होमवर्क क्यों करता है? क्योंकि उसे डर रहता है कि उसके टीचर उसको मारेंगे। तो ये पहली अवस्था में ऐसा प्रश्न बनता है कि एक बच्चा टीचर की डर की वजह से अपना होमवर्क करता है, तो वह नैतिकता के किस स्तर पे है और किस स्टेज पे है, किस लेवल पे है? तो वो स्टेज पहले पे है, लेवल पहले पे भी है। तो बच्चे की नैतिकता जो है सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। तो मतलब इस अवस्था में अगर बच्चों को हिंज की कहानी सुनाई जाएगी तो वो क्या बोलेंगे कि चोरी नहीं करनी है क्योंकि आपको सज़ा मिलेगी। तो उनकी नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। तो इस अवस्था में अगर हिंज की कहानी सुनाई जाएगी बच्चों को तो वो बोलेंगे चोरी आपको नहीं करना चाहिए था। दूसरा स्टेज होता है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वाले टर्म याद रखिए, हिंदी को छोड़ दीजिए क्योंकि हिंदी वाले टर्म बदलते रहेंगे लेकिन इंग्लिश के टर्म नहीं बदलेंगे। इस अवस्था को जैसे का तैसा भी अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? जैसे का तैसा भी अवस्था कहा जाता है। मतलब जैसे बच्चों के साथ कोई दूसरा नैतिकता दिखाएगा बच्चा भी वैसे ही नैतिकता दिखाएगा। बच्चों के साथ आप जैसे पेश आएंगे वैसे ही वो आपके साथ पेश आएंगे, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसे ही वो खुद भी करेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया अच्छा कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी पेन तोड़ दी। मतलब क्या है कि जैसे का तैसा व्यवहार इसमें होता है। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म, इसमें क्या होता है? जैसे का तैसा करते हैं, जैसा आप नैतिकता दिखाएंगे वैसे ही बच्चा भी नैतिकता दिखाएगा। इसे टिट फॉर टैट स्टेज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टिट फॉर टैट स्टेज भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, दूसरा स्तर होता है रूढ़िगत नैतिक का स्तर। दूसरा स्तर क्या है? रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। कन्वेंशनल स्टेज जो कि 10 से 13 वर्ष होती है। कन्वेंशनल स्टेज पहली है प्री कन्वेंशनल 4 से 10। इसमें क्या है? दंड आज्ञा पालन अधिकारिता पहला है। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म तीसरा है। और सॉरी, उसके बाद पहले में 2 स्टेज है, अब दूसरा आ रहा है कन्वेंशनल स्टेज। इसमें क्या है? इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेता है। मतलब दूसरों के मानकों को भी अपने अंदर बैठाता है और उसी के अनुसार नैतिकता का निर्णय लेता है। इसमें पहला है टोटल अगर देखा जाए तो तीसरा टोटल अगर देखा जाए तीसरा, और कन्वेंशनल में पहला है गुड बाय गुड गर्ल। पहला क्या है? गुड बाय गुड गर्ल। थर्ड स्टेज है गुड बाय गुड गर्ल। इसमें क्या है? दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्जन करना चाहता है। मतलब अनअप्रूवल, लोग उसे अच्छा कहें इसलिए वो अच्छे काम करना चाहता है। लोग इस अवस्था में क्या होता है कि 10 से 13 वर्ष की अवस्था में जो थर्ड स्टेज है, कन्वेंशनल की पहली और टोटल थर्ड है गुड बाय गुड गर्ल, इसमें लोग नैतिकता या बच्चे नैतिकता इसलिए करते हैं क्योंकि वो दूसरों से अप्रूवल पाना चाहते हैं। दूसरे लोग अच्छा कहें इसलिए वो अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं ताकि माँ बाप उसे अच्छा प्रेज़ दें, उसको बाकी लोग प्रेज़ दें, इसलिए वो अच्छा काम करना चाहते हैं। सेकेंड इसमें क्या है? वैसे टोटल 4th स्टेज है और इसमें सेकेंड है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चों में कानून को मानने की बहुत अच्छी भावना विकसित हो जाती है। कानून के बारे में अगर उसे कुछ भी पता चलता है तो वो वैसे ही उसका पालन करना चाहता है, क्योंकि एग्जाम्पल दिया गया है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वो ऐसा अब नहीं करेगा और रोड रेड लाइट होने पर वहीं खड़ा हो जाएगा। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि बच्चे में कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना इस अवस्था में विकसित होती है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन होता है। तीसरा है उत्तर रूढ़िगत पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें क्या होता है? 13 वर्ष से ऊपर होती है। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही और क्या गलत। मतलब इसमें बच्चों में खुद में नैतिकता का विकास हो गया होता है और निर्णय खुद से वो लेता है। इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं। पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। पहला क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ भी देना चाहिए। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन क्या है? ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि इसमें क्या होता है। किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए, भलाई के लिए ही बनाए गए हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं, उनकी अच्छाई के लिए ही। अगर नियमों से किसी का नुकसान हो रहा है तो ऐसे नियमों को तोड़ दिया जाए। जैसे कि
अगर रेड लाइट तोड़ दिया जाए और उस रेड लाइट तोड़ने के बाद उसके पापा की जान बच सकती है, तो बाइक, मान लीजिए बाइक पे वो बैठाया है किसी को, उसके पापा की जान जा रही है, उसके पापा की तबीयत खराब है और रेड लाइट लग गई है, सिग्नल रुक गया है, और रेड लाइट तोड़कर अगर इस नियम को तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। ऐसा किस अवस्था में होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में होता है। ये जो पोस्ट कन्वेंशनल के दोनों हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, हीरोवाद का गुण इसी में आता है। हीरोवाद का एक हीरो को आप बच्चा फॉलो कर लेगा, उसी तरह व्यवहार करना चाहता है। प्रश्न बनता है हीरोवाद का गुण किस में आता है? तो हीरोवाद का गुण 5वें स्टेज में ही आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में आता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, इसका दूसरा है और टोटल 6वां ही है। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि नैतिकता का जो मानक है वह बच्चा अपना खुद ही बना चुका होता है, और इसमें किशोर दूसरे के फ़ायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है दूसरों को फ़ायदा करने के लिए, मतलब उसका एक प्रिंसिपल हो जाता है कि दूसरों के फ़ायदा, दूसरों को हमको मदद करनी है, चाहे उसके लिए हमको अपनी जान पर ही खेलना क्यों ना पड़ जाए। तो ये 6 स्टेजेस थी। लेवल 3 थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, उसमें से स्टेजेस 6 थी। अब इसका देख लेते हैं आलोचना। कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिल्गिन ने की थी। इनकी सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिल्गिन ने, बहुत बार प्रश्न बनता है। इन्होंने तर्क क्या दिया कि कोलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। इन्होंने क्या कहा था कि कोलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। जो नैतिक विकास का जो तरीका है वो पुरुषों के लिए ज़्यादा दिया है, महिलाओं को कम प्राथमिकता इसमें दी गई है। और इन्होंने बताया कि मेल और फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर और डिफरेंस का इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्होंने बताया कि मेल और फीमेल की जो मोरल रीजनिंग होती है उसमें कल्चर और डिफरेंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी है। मतलब कि जैसे आप एक कल्चर के हैं, आपका मान लीजिए आपकी सामाजिक स्थिति अच्छी है, आपका समाज अच्छा है, दूसरे का समाज बहुत बुरा है, तो उसमें क्या होगा कि फिर मोरल रीजनिंग उसी अनुसार बच्चे की होगी। जैसे कि एक बच्चा क्या है, एक बहुत बुरे समाज में रह रहा है जहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत बुरा होता है, गाली गलौज ज़्यादा होती रहती है, तो उसकी मोरल रीजनिंग दूसरी होगी। और एक बच्चा जो अच्छे समाज में रह रहा है, जिसके माता पिता, दादा दादी और आसपास का परिवेश है बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी एटमॉस्फियर वहाँ का है, तो उसका मोरल रीजनिंग दूसरा होगा। और ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसके बारे में बात नहीं की थी। तो ये 2 आलोचना थी। पहली कैरोल गिल्गिन ने आलोचना की थी कि महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। दूसरा ये है कि मेल और फीमेल की जो कल्चरल डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस को भी इन्होंने प्राथमिकता नहीं दी थी। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण की बात की जा रही है। तो सांस्कृतिक उपकरण के बारे में आपको बताया गया था ना कि बाई कृति गोकरण, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अगर आप हमारी थ्योरी देखे होंगे, बाई कृति गोकरण, तो बाई कृति मतलब कि बायगोस्की हो जाएगा, गोकरण सांस्कृतिक, तो उपकरण क्या हो जाएगा, वाई गो, और सांस्कृतिक उपकरण आ जाएगा। तो सांस्कृतिक उपकरण से संबंधित किसका है? लेव वाइगोत्स्की आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा की बात तो इन्होंने नहीं, पियाजे ने की थी। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल, इन्होंने ही कहा था कि जो भाषा है वह बच्चों के विकास को सुगम बनाती है। भाषा जो है वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है और निर्देशित करती है। इन्होंने ही बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि चौथी अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है? चौथी अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं होते हैं। गलत है, होते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेज होती है, इसमें बच्चे परिपक्व हो चुके होते हैं। प्रतीकात्मक फेल तो पहले ही वाले भाग में आ जाती है, पहले ही स्तर में आ जाता है। निगमनात्मक तर्क करने लगते हैं। निगमनात्मक तर्क क्या होता है कि नियमों के ऊपर तर्क करते हैं, नियमों के ऊपर तर्क और अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निगमनात्मक तर्क करने लगते हैं और अतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हो जाते हैं। मतलब कि अमूर्त चिंतन करना समर्थ हो जाते हैं। तो देख लीजिए, प्रश्न 31 जनवरी 2021 में आया था। आंसर परिकल्पनिक निगमनात्मक तर्क और अतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हो जाते हैं। किस अवस्था में? लास्ट स्टेज में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहेगा? मतलब कि इसमें क्या कह रहा है कि एक प्राणी है, वह किस अवस्था में है? अगर वह यह सोच रहा है कि समाज की व्यवस्था जैसे चल रही है वैसे ही हमें उसको रहने देना चाहिए,
तभी जीवन सही ढंग से चलता रहेगा। तो वह किस अवस्था में, वह यंत्रीय उद्देश्य नहीं होता। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये भी नहीं है। दंड और आज्ञा पालन नहीं, किसमें है, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में। किसमें है, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में वो है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो मतलब कि, तो इसमें किसने कहा था बताइए, इसको पियाजे ने कहा था। पियाजे ने कहा था कि जो बच्चे हैं वह बड़ों के बराबर ही सोचते हैं, क्वांटिटी में बराबर ही सोचते हैं, मतलब जितना बड़े सोचते हैं उतना बच्चे भी सोचते हैं, बस उनके सोचने का गुणात्मक वृद्धि अलग होती है। मतलब गुणात्मक अलग क्या मतलब है कि बच्चे किसी और चीज के बारे में सोचते हैं, सोचते उतना ही है, दिमाग उनका उतना ही काम करता है, लेकिन वो अपने खाने पीने के बारे में सोचेंगे। और एक वयस्क अपनी नौकरी, अपने अब भविष्य के बारे में ज्यादा सोचता है। तो सोचने में गुणात्मक रूप में अलग होते हैं, लेकिन मात्रात्मक उतना ही होता है। यह पियाजे ने कहा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। 31 जनवरी 2021 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पनित निगमनात्मक, वही प्रश्न आ गया कि निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में आता है। निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में आता है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 4th स्टेज में आता है। किस अवस्था में आता है, 4th स्टेज में आता है। अब इसको आपको क्या करना है, ये आपको सीडीपी की जो मैराथन है उसको भी आप देख लीजिएगा। खास करके जो हमारी सीडीपी की मैराथन का क्या करिए कि आप हमारी जो 20 क्लास ली गई हैं, 20 से 25 क्लास ली गई हैं और मात्र 10-10 मिनट की उसमें क्लास है। 20 से 25 क्लास 10-10 मिनट की है। 2500 क्लास की प्लेलिस्ट एक बार में डाउनलोड कीजिए और एक ही बार बैठिए, उसको एक ही बार देखिए, एक ही बार बैठ के एक ही बार देख लीजिए। सुबह एक बार देख लीजिए, अगले सुबह दूसरी बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा सब, क्योंकि 10-10 मिनट की शॉर्ट क्लासेस होती हैं, 25 वीडियो हमारी होती हैं। प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए सीडीपी की। उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। 25 वीडियो होगी, मात्र 10 मिनट के होंगे, तो 250 मिनट हो जाएगा, बस 250 मिनट हो जाएगा, मतलब कि 4 घंटे की क्लास हो जाएगी। 4 घंटे की क्लास के आप 1-2 बार देख लेंगे, उसके बाद आप आराम से, उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और छोटी बात है, जितना पेपर में आता है हम लोग वही पढ़ाए हैं, तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर का सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है, मतलब कि आप कुछ टेम्परेरी जो हेल्प है, वाइगोत्स्की ने एक टेम्परेरी हेल्प की बात की थी ना, जिसमें क्या होता है कि अगर बच्चे को दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ी देर के लिए मदद कर देंगे तो उसका क्या होगा कि स्तर बढ़ जाएगा। तो वही इसको क्या कहा जाता है, उसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र नहीं कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको पाड़ कहा जाता है। जो टेम्परेरी हेल्प है उसको पाड़ ढांचा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन किस अभिविन्यास प्रारूप को अथवा किस अवस्था को दर्शाता है, बताइए किस अवस्था को यह दर्शा रहा है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि आदान प्रदान की अवस्था होती है ना, जिसे जैसा को तैसा कहा जाता है, इसको ही कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट। इसको ही तो कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट। मतलब इसका उदाहरण मैंने क्या बताया था कि अगर आप एक बच्चे की पेंसिल तोड़ेंगे तो आपका भी पेंसिल वो दूसरा बच्चा तोड़ देगा। जैसे का तैसा सिद्धांत भी इसे ही कहा जाता है। क्या, जैसे का तैसा। तो मतलब कि ये परंपरागत स्तर में आता है कि अगर मैंने आपके साथ जो किया है तो आपको भी मेरे साथ अच्छा करना चाहिए, तो आदान प्रदान हो जाएगा। और परंपरागत मतलब कि सेकंड लेवल में ये आता है, किसमें, सेकंड लेवल में आ जाता है। प्रश्न 2019 का है। अगला प्रश्न है, डॉट 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 के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। यह किसने कहा? सांस्कृतिक शब्द आ गया है। हमेशा आपको बताया कि अगर सांस्कृतिक शब्द आ जाए तो आपको आंख बंद करके वाइगोत्स्की पे टिक कर देना। आंख बंद करके किस पे टिक कर देना है? वाइगोत्स्की पे टिक कर देना है। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? बताइए। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल तो निगेटिव वर्ड है, इसको हटा ही दीजिए। यही टैग वर्ड ऐसे होता है, केवल निगेटिव वर्ड है। हतोत्साहित करना निगेटिव वर्ड है, मतलब कि ये तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित मतलब कि अब इनकरेज नहीं, उसको डिसकरेज करेंगे, तो ये भी निगेटिव है। एक ही पॉजिटिव वर्ड आ गया, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो टैग वर्ड से आप ऐसे करते हैं आंसर। टैग वर्ड का भी यूज मैंने आपको यही बता दिया कैसे होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। चलिए देख लेते हैं इसको क्या कहा जा रहा है। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य को परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना जब आप कानून
जब आपको यह लगता है कि कानून अगर नियम जो है वो व्यक्तियों के लिए ही बने हैं और इसे हम अगर इसको तोड़ने से किसी की भलाई हो रही है तो वो भी सही है, तो ये कौन सा सिद्धांत बताता है? ये सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास को बताता है। ये आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक कौन सा है? सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पनिक निगमनात्मक तर्क तो अमूर्त में आता है, द्वितीय वर्तुल क्रियाएं भी नहीं आएगी, सजीवात्मक चिंतन में मतलब कि आप किसी चीज का अपने आप मन में सोच रहे हैं उसका सजीवात्मक चिंतन, ये भी नहीं होगा, केवल ए आंसर सही हो जाएगा। सुरक्षित रखने की योग्यता मूर्त क्रियात्मक अवस्था में आती है, सुरक्षित किसी चीज को सुरक्षित रखने की योग्यता, ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की के जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? जिन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को आप किस रूप में देखते हैं? प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन की बात इन्होंने नहीं की है, निष्क्रिय तो निगेटिव वर्ड हो जाएगा। कौशल को आयोजन की बात इन्होंने की थी कि सक्रिय वर्ड का इन्होंने यूज किया था। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, मतलब कि सक्रिय अध्ययन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया ना, तो इन्होंने इसी की बात की थी। तो दोनों ने सक्रिय अधिगम की बात की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं उसको क्या कहा जाता है? सिंपल, अब आपको बिना ज्यादा पढ़ना नहीं है। विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है, साफ साफ कहा गया था। स्कीमा क्या है? सूचनाओं का पैकेट्स होता है। विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं होंगी। आप हमारी सेशन को देखिए पियाजे वाली, आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच जा सकती है। तो मतलब इसको क्या कहते हैं बताइए? इसको क्या कहा जाता है कि एक मान लीजिए आपका लेवल है और आप थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो आपका लेवल क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। आपका लेवल क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? इसको समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है? मतलब कि मानसिक क्षमताओं, सिंपल देखिए, भाषा क्या है? बहुत टफ है, भाषा इसकी बहुत टफ है, लेकिन आप समझिए इसमें कह क्या रहा है। उसके लिए आपको ऑप्शन भी देखना होगा। ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसमें कह ये रहा है कि मानसिक क्षमताओं को उच्चतर करना है, मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या करना है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सामाजिक परस्पर क्रिया कर सकते हैं ना, समाज की ही बात तो इन्होंने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए साधारण, आप अर्थ निकालिए उसका, अपने आप आंसर उसका आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का स्थायित्व की अवधारणा पियाजे, वस्तु स्थायित्व गुण पहली अवस्था में आता है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में ही आ जाता है, संवेदी गामक अवस्था में आ जाता है ना। संवेदी गामक या संवेदी चालक, या इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंसरी मोटर कहते हैं। तो यही किसी वस्तु के स्थायित्व का गुण संवेदी गामक अवस्था में ही आ जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पियाजे की अवधारणा है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण के सही वर्णन को करता है? दोनों भाषा के बच्चे के विचार से जन्म लेती हुई मानते हैं, नहीं, गलत है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, उल्टा बता दिया गया है। पियाजे ने कहा था पहले विचार जन्म लेता है फिर भाषा जन्म लेती है, और वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि भाषा जो होती है वो विचार पर भारी प्रभाव डालती है। तो यही सही आंसर हो जाएगा कि भाषा जो है विचार को सुगम बनाती है, भाषा क्या करती है? ज्ञान को भी सुगम बनाती है, भाषा अधिगम को भी सुगम बनाती है। यह वाइगोत्स्की ने कहा था, और पियाजे ने कहा था कि पहले विचार जन्म होता है, विचारों का जन्म होता है, फिर भाषा आती है। यही दोनों का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, अगला प्रश्न क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है। यही तो वाइगोत्स्की ने कहा था, तो ये भी गलत हो जाएगा। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। बिल्कुल, जो भाषा है वह जो मानव चिंतन कैसे करता है वह बदल देता है। तो इन्होंने कहा था वाइगोत्स्की ने, भाषा का अगर आपको विकास होगा तो आपकी चीजें, आपका अधिगम कैसे हो रहा है, आपका भाषिक विकास या आपका चिंतन कैसे हो रहा है, वह उसके स्वभाव को बदल देता है। मतलब भाषा अधिगम को सुगम बना देती है और बदलाव आ ही जाएगा फिर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये निगेटिव भी था, बहुत कम वर्ड आया था, इसमें नहीं वर्ड आया था। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, ये तो गलत ही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की गई है, और इसमें से कौन सी आलोचना इसमें सही है? कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा, बताइए।
कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिए। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है, या कोलबर्ग के सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा था, मतलब कि उन्होंने महिलाओं की दृष्टिकोण को नारीवाद दृष्टिकोण का कम आंका था। गिलगिल ने इसकी आलोचना की थी कि नारीवाद दृष्टिकोण को आपने कम आंका था, यही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला है जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य क्या है। तो संरक्षण का अर्थ क्या होता है कि दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। संरक्षण इसका अर्थ है। वन्य जीव संरक्षण इसका अर्थ ये नहीं है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। संरक्षण का गुण क्या होता है कि भौतिक गुणधर्म वही रहेंगे, मतलब कि एक छोटी गिलास है वह 2 लीटर की है, चौड़ी है, और एक पतली गिलास है वो लंबी हो जाएगी लेकिन पानी उसमें भी 2 लीटर ही आ रहा है। तो मतलब कि क्या हो रहा है, इसमें आकृतियां बदल रही है, गुणधर्म 2 लीटर पानी ही है। यही संरक्षण का गुण होता है ना, यही तो मैंने आपको पढ़ाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका गुणधर्म आपको तीसरी स्टेज में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पियाजे ने बताया था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कथन कौन सा है। सिद्धांत के बारे में बताना है। बच्चों के सांस्कृतिक वर्ड इन्होंने नहीं बताया था। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, गलत है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण नहीं, क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा था किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। इन्होंने क्या कहा था, किसी भी चरण को आप छोड़ नहीं सकते हैं, और जैसे मैंने बताया वैसे ही बच्चों का विकास होगा चाहे वो जैसे हो। यही इनके बारे में आलोचना भी इनकी यही की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा सृजित की जाता है जो एक सक्रिय भूमिका, बिल्कुल सक्रिय वर्ड आ गया, दोनों ने सक्रिय वर्ड की बात की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुनर्बलन निगेटिव वर्ड होता है, निष्क्रिय निगेटिव वर्ड हो जाएगा, उद्दीपक और अनुक्रिया भी निगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारक में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो पियाजे ने किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया है, भौतिक विश्व के अनुभव के साथ, अनुकरण के साथ, पुनर्बलन के साथ, या भाषा के साथ। तो पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भौतिक विश्व के अनुभव के साथ। भौतिक विश्व के अनुभव के बारे में इन्होंने बताया था। भाषा तो वाइगोत्स्की ने बताया था। अगला है कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी होती है। पूर्व संक्रियात्मक काल में कौन सी योग्यता आती है, देख लेते हैं। अमूर्त चिंतन, वो तो लास्ट स्टेज में आती है। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, ये भी नहीं होगा। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है। क्या आता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है। जैसे कि आपको भूख लगी है तो आप अपने भूख पे ही ध्यान देंगे, उसके लिए आप रोएंगे। आप बच्चे हैं तो आपके अंदर यही बिहेवियर आ जाता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किस अवस्था में आता है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आता है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रिक से बताया है। पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग तीनों पढ़िए, तीनों ट्रिक से पढ़ाया गया है। और अगर तीनों पढ़ लेंगे तो आपके 7 से 10 नंबर अपने आप ऐसे एक ही पेपर में बन जाते हैं, इसलिए आप उसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है, देख लेते हैं। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं, गलत है ये इसकी बात थोड़ी ना करना है। सामाजिक संवेदना अभिनाश किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है, गलत है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, बिल्कुल ये सही है कि अच्छा लड़का व अच्छी लड़की, यानी कि गुड बाय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में क्या होता है कि आदमी कोई काम क्यों करता है, बच्चा कोई काम इसलिए करता है ताकि उसको प्रेजल मिले, उसको क्या मिले, उसको बढ़ाई मिले कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको इसीलिए वो काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किसके, समाज की बात आ गई तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, समाज की बात आ गई। अगला प्रश्न है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है, बताइए। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन किसमें आता है, इसलिए औपचारिक संक्रियात्मक जो कि 4th स्टेज होती है ना, फॉर्मल मैंने आपको बताया था ना, फॉर्मल ऑपरेशनल, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी वही उसी का उदाहरण हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पहली अवस्था होती है, ये दूसरी अवस्था होती है, ये तीसरी अवस्था हो जाती है। अगला प्रश्न है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था में है, बताइए। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, या दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, बताइए। आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा, यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आ रहा है। तो इसमें से कोई ऑप्शन
सही नहीं है, या कौन सी अवस्था आ जाएगी जानते हैं, या इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट, जो जैसे का तैसा वाला आ जाएगा। जैसे का तैसा में आप मेरे लिए ऐसा करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, जैसे का तैसा वाला जो ओरिएंटेशन था वही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, वही आंसर इसका हो जाएगा। अगला है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है। तो मानसिक संरचनाएं आ गई, पियाजे किस शब्द पद का यूज करते हैं, स्कीमा का यूज करते हैं, सिंपल है। अगला प्रश्न है पियाजे अनुमोदन करते हैं पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहरा है। मतलब इन्होंने ये कह रहे हैं जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं, जो 7 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं, वो चीज़ों को याद रखने में असमर्थ होते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्यों है? क्योंकि उसके अंदर निगमनात्मक की अयोग्यता होती है, ये तो होती है, लेकिन इसके कारण ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत कल्पित ये भी नहीं होगी। उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी होती है, लेकिन ये इसका कारण नहीं। कारण क्या है? वे विचारों की अनुत्क्रमणीयता नहीं है, मतलब कि वो विचारों को पलट नहीं सकते हैं, वो विचारों को पलट नहीं सकते। मतलब इसका एग्जाम्पल है रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं है। 2 + 3 = 5 कर सकते हैं, लेकिन 3 + 2 = ये 5 नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा था। तो यही आंसर सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। बताइए किसके द्वारा सीखते हैं। जानकारी को याद करना निगेटिव वर्ड हो जाएगा। समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारा निगेटिव वर्ड हो जाएगा। अनुकूलन की प्रक्रिया, अनुकूलन के द्वारा सीखते हैं। एडाप्टेशन का जो वो थीम है इन्होंने ही बताया था, एडेप्टेशन के बारे में इन्होंने ही तो बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है। तो बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर होता है। मतलब कि मान लीजिए अभी तक आप पढ़े हैं, आपका नंबर 100 आ रहा है, उसके बाद आप हमारी ये मैराथन क्लास दे लिखेंगे तो 120 नंबर आ गया। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 20 है। यही है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यही क्या होता है? जेपीडी होता है, जिसको वाइगोत्स्की ने बताया था। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यही होता है कि क्या बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से आप जो कर रहे थे वो आपका जो आ रहा था, और जब सहायता मिलने के बाद जो आएगा उसी का अंतर जो होगा वही आंसर सही होता है, वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाता है। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है। बताइए क्या है भिन्नता। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना इनकी है। बच्चों के एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका गलत है। इन दोनों में भिन्नता क्या है? भाषा और चिंतन के बारे में इनके दृष्टिकोण अलग अलग थे। इनके दृष्टिकोण क्या थे? अलग अलग थे। पियाजे कहते थे पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। पहले क्या आता है? विचार आता है फिर भाषा। ये कहते थे कि पहले भाषा आ जाती है और भाषा ही विचार को सुगम बनाती है। पहले भाषा आ जाती है और भाषा ही विचार को सुगम बनाती है। यही अंतर था। अंतर से देख लीजिए, बहुत बार प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है निम्न कथन में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच का सर्वश्रेष्ठ सार कौन बता रहा है इसमें। विकास अधिगम से स्वाधीन है। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास अधिगम का समानार्थक है। अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। बताइए इसमें क्या हो जाएगा। प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बारे में सही है। मतलब विकास और अधिगम के बारे में सही है। स्वाधीन है, नहीं है। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, गलत है। विकास अधिगम का समानार्थक है, नहीं। अधिगम और विकास समानांतर प्रक्रिया है। अधिगम और विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के इन्होंने पुरुष और महिलाओं की नैतिक तर्कता में विभिन्नता लाई थी, यही इसका है। किसने आलोचना की थी? गिल्गिन ने आलोचना की थी ना। किसने? कैरोल गिल्गिन ने ये आलोचना की थी। या आपने महिलावादी या नारीवादी दृष्टिकोण में क्या की थी? अवहेलना की थी। उसका क्या किया था? उसको आपने कम आंका था, और आपने उसको कम उसमें अपने सिद्धांत में उसको कम आंका गया था, यही उन्होंने कहा था। अगला है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कृत भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। यही बात इसमें आंसर सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कृति वर्ड आ गया, वाइगोत्स्की का अपने आप सही हो जाना है। अगला प्रश्न है भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया था। अनुवांशिकता की उन्होंने बात की थी। आम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। तो भाषा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया था। सामाजिक अंतःक्रिया को उन्होंने कम कर आंका गया था। यही आंसर हो जाएगा इसका सही। यही आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, ना कि सामान्य प्रतिमान। सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। ये क्या है, आपका होमवर्क है। इसका जो आंसर है आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष यह किसने कहा था, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बंडूरा ने यह प्रयोग किया था ना, बंडूरा ने यह प्रयोग किया था कि 3 तरीके के आपको फिल्म दिखाएंगे 3 बच्चों पे, और जो फिल्म जिस प्रकार की रहेगी बच्चा भी उसी प्रकार का व्यवहार करने लगता है ना। जो अच्छी पिक्चर, जो हंसने वाली पिक्चर देखेगा बच्चा वो हंसता है, जो गुस्साने वाली पिक्चर देखता है वो बच्चा गुस्सा जाता है, और जो वैसे ही साधारण पिक्चर देखता है वो बच्चा साधारण रहता है। तो यही इन्होंने बताया था, बंडूरा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनिमय, अक्षय अंतः वैयक्तिक संबंध। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे की बात हो रही है तो अंतः वैयक्तिक तो नहीं होंगे। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार भी उनके पास नहीं होता है। तो ए होता है, बी होता है, ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी सही हो जाएगा, क्योंकि अंतः वैयक्तिक संबंध उनके पास कहाँ हो जाते हैं, अपने अंदर के बारे में झांक लेते हैं। सामाजिक अनुबंध भी उनके अंदर नहीं होता, व्यक्तिगत अधिकार उनका कुछ होता है नहीं। तो ए और बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जाता है। तो यह किसने कहा था, इसको किस आधार पर आप अच्छे से समझ सकते हैं, बताइए। मनोसामाजिक सिद्धांत में, पुनर्वलित आकस्मिकता के सिद्धांत में, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगर आप ये सिद्धांत ना भी पढ़े हैं, अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है। किसका है, अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है। अगर ना भी पढ़े हैं तब भी आपको पता चल जाएगा कि किसके लिए बेचा है, भोजन के लिए। तो क्या हो जाएगा, पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। तो आवश्यकता थी उसको भोजन की, तभी तो बेचा गया है। तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत हो जाएगा। अगला देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पे बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण दे देता है। वस्तु स्थायित्व का गुण किसमें आता है, पहले ही चरण में आ जाता है, संवेदी गामक अवस्था में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर यक्स का अज्ञात अंक के लिए अज्ञात आ गया, अज्ञात वर्ड किस अवस्था में आता है, मूर्त में नहीं आता, मूर्त में नहीं आता, औपचारिक में आता है। और उसके द्वारा क्या होगा कि विद्यार्थी किसको सीखने में सक्षम होंगे, यक्स को अज्ञात अंक मानेंगे, यक्स बराबर कुछ मान लेंगे, 3 मान लेंगे, उसके बाद कुछ वैल्यू निकालेंगे तो बीजगणित और गणना ही तो सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर। बिल्कुल, अगर आप किसी चीज में महारत हासिल करना है तो आप अपने कौशल और समझ को सुधारने की कोशिश करेंगे, ना कि आप प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे। और पुरस्कार का भी आपसे मतलब नहीं, क्योंकि आपको महारत हासिल करना चीज में, मास्टरी ओरिएंटेड गोल जो होता है उसमें बी ही सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो किसके अंतर्गत, किस पूर्व पारंपरिक पहले स्तर पे या दूसरे स्तर पे या फिर तीसरे स्तर पे। जो उत्तर पारंपरिक होता है तो वह दूसरे स्तर पे होता है। जो कानून की इर्द गिर्द, जो मतलब कानून के आप मानेंगे, वह पारंपरिक मतलब कि सेकंड स्टेज पे हो जाता है, किसमें, सेकंड लेवल पे हो जाता है। आगे देखते हैं, फिर से वही प्रश्न आ गया है, इसलिए फिर से वही आंसर सही हो जाएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्किन की आलोचना बता दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा कि नारीवाद दृष्टिकोण की अवहेलना इन्होंने की थी। अगला है, पियाजे का मानना था कि ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित। बिल्कुल, ज्ञान सक्रिय निर्माता इन्होंने बच्चों को बताया था, और नन्हे वैज्ञानिक कहा था। तो ये ज्ञान को क्या बताते थे, बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, ज्ञान बच्चे निर्मित करते हैं। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने की शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो क्या होती है, छात्रों को जानकारी नहीं, पाढ़ देना, सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना है आलम्बन के माध्यम से, पाढ़ के माध्यम से, आलम्बन के माध्यम से, टेम्परेरी हेल्प के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने समान बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की। समान बुद्धि या स्पेशल बुद्धि के बारे में किसने सिद्धांत दिया था, तो स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था, स्पीयर। समान बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की थी और बुद्धि को एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया था, बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया था, समान बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समान बुद्धि की वैकल्पिक सिद्धांत की आलोचना चार्ल्स स्पीयरमैन ने की थी। किसने की थी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने की थी। अगला है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, ज्ञान फिर से आ गया है, ये क्वेश्चन आ गया है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका, फिर से आ गया है आलम्बन के माध्यम से, ये भी हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से, फिर से यह प्रश्न आ गया है, छोड़िए इसको भी। अगला प्रश्न है,
पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं, दुनिया की विभिन्न संस्कृति में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। उदाहरण देकर समझाती हैं बच्चों का मन लघु वयस्क मन है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करती हैं, या बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न को प्रतिनिधित्व। बिल्कुल इन्होंने क्या कहा था कि जो मैंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, बच्चे उसी तरह हर जगह के बच्चे और हर क्या कहते हैं हर, चाहे वो भावात्मक पक्ष, चाहे उनका जैसा भी हो, चाहे उनका ज्ञानात्मक पक्ष है, चाहे वो जिस भी जगह पे रहते हो, चाहे जिस माहौल में रहते हो, उनका विकास इसी तरीके से होगा। तो सार्वभौमिक पैटर्न को प्रतिनिधित्व करती हैं ये 4 अवस्थाएं ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? क्या है? संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देना, ये इसकी सीमा नहीं है। इन्होंने भाषा को तो उतना बल ही दिया ही नहीं था। क्या हो जाएगा? हाँ, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं। मतलब कि उन्होंने बताया था कि रिवर्सिबिलिटी का गुण तीसरी अवस्था में आता है, लेकिन अगर आपका समाज अच्छा है, आप अच्छे समाज में रह जाएंगे, वहाँ का वातावरण अच्छा है, तो आप दूसरी अवस्था में ही सीख सकते हैं। इन्होंने इसको ध्यान में नहीं रखा था, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए पढ़ लेते हैं। कुछ कथन है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। सही है। कारण खोज अधिगम में शिक्षण अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो दोनों बातें तो सही हैं, लेकिन ए और आर में कोई रिलेशन आ रहा है, दृष्टिकोण अलग है इसलिए अलग है नहीं। तो दोनों कथन तो सही हो जाते हैं, लेकिन व्याख्या नहीं हो पा रही, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करता है? तो बताइए। पहाड़ की बात की थी उन्होंने, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है, रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित करता है, वह उसे चुराने का विचार करता है, लेकिन नहीं चुराता है क्योंकि उसे डर लगता है कि अभिभावकों को पता चल जाएगा तो उनके अभिभावक को लगेगा, उनके माता पिता को लगेगा कि या तो बुरा बालक है। तो यह किस वजह से होता है बताइए? यह होता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में, क्योंकि बच्चा इसमें वो भी वही काम करता है और वो काम नहीं करता है जिससे उसके आसपास के लोग उसे गलत समझे, और वही काम करेगा जिससे उसे लोग अच्छा समझे। तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला अभिकथन और तर्क है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरण के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। बिल्कुल ये बात तो सही है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बात भी सही है, और दोनों सही व्याख्या भी कर रहे हैं। इनकी आलोचना यही की जाती है, दोनों सही व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला है, किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित किया जाता है? बताइए इसमें किस अवस्था में होता है? मतलब कि बच्चे जो है कि केवल चीज़ों के एक ही पक्ष पे देख पाते हैं, तो वह किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, कि बच्चों जिसको संरक्षण या कंजर्वेशन टाइप के इसको कहा जा सकता है ना, बच्चे एक समय में एक ही गुण धर्म को दे सकते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है? बताइए वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला कक्षा निहितार्थ क्या है? शिक्षक को चाहिए वो बच्चों को समर्थन के लिए दी जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। यही इसे, क्योंकि इसमें मदद की बात की गई है। अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत सबको पता है, कोलबर्ग ने दिया है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, पर उन्हें किस चीज़ को सोचने में कठिनाई होती है? निगमनात्मक तर्क को उसमें नहीं सोच पाते, बाकी सारे गुण आ जाते हैं। तीसरी अवस्था में सारे गुण आ जाते हैं, बस चीज़ों को नियमों के आधार पर तर्क करना नहीं सीखते और अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते हैं। यही हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में ही नियमों को क्या मानते हैं? नियमों को निश्चित मानते हैं कि इन्हें बदला नहीं जा सकता। निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक रूप में भी जाना जा सकता है? बताइए किसे जाना जा सकता है? तो वाइगोत्स्की को समाज आ गया है, तो वाइगोत्स्की इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को भी समझ रहे हैं। शिक्षक क्या देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? सिंपल प्रश्न है, इसमें तो प्रश्न भी आपको नहीं पढ़ना पड़ता। वह पाड़ देगी, तभी तो वो मदद हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं को क्या कहा जाता है? बताइए उसको क्या कहा जाता है? निश्चितता कहा जाता है, निश्चरता, अनुबंधन, संतुलन या अनुकूलन, संतुलीकरण, उसको क्या कहा जाता है? संतुलीकरण कहा जाता है।
कथन आ गया है। कथन अब चलिए देख लेते हैं। वाइगोत्स्की ने सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया और सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया कराए जाएंगे। बिल्कुल, सीखना एक सामाजिक क्रिया, बिल्कुल दोनों बातें सही हैं, वाइगोत्स्की ने दोनों कहा है और सही व्याख्या भी हो रही है। आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद, या तो अभी ग्रुप में भी प्रश्न आ चुका था, तो वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद क्या होता है? सोच को विनियमित मतलब कि कंट्रोल करता है। सोच को क्या करता है? कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुधारित करने के लिए जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं? क्रियाएं करने को महत्व देते हैं, और वाइगोत्स्की भाषा को महत्व देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरणों में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? कि दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, और इसे करने के लिए वो दूसरों को खुश कर लें, ऐसे कामों को करना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? यह देखना कि वर्तमान बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ साथ क्या कर सकते हैं। वर्तमान क्षमताओं को सीमित करना गलत हो जाएगा, केवल वर्ड गलत हो जाएगा। उन अवधारणाओं को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे हो। बताइए, समीपस्थ विकास ही इन्होंने बताया था कि जो मतलब जहां तक हम उनको पहुंचा सकते हैं, उससे भी परे चीजों को बताना नहीं। यह देखना कि वर्तमान बच्चों की क्षमताओं क्या है और हम समर्थन देके उसे कहां तक पहुंचा सकते हैं। जेडपीडी की बात यही तो हो गई। तो यहाँ जेडपीडी को क्या कहा जा रहा है? कि दूसरे भाषाओं में कहा जा रहा है, जेडपीडी की बात ही हो रही है। आगे देखते हैं। लेओ वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? बताइए, लेओ वाइगोत्स्की संज्ञान को सामाजिक व भाषा आधारित समझते हैं। किस तरह समझते हैं? सामाजिक और भाषा आधारित। जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिया जाता है फिर छुपा दिया जाता है, तो उसके अंदर कौन सा गुण आ जाता है? उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, और यह संवेदी चालक अवस्था में होता है। वस्तु स्थायित्व गुण और यह संवेदी चालक अवस्था में होता है। छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार यह क्या है? यह निजी वाक है और इसे बढ़ाना देना चाहिए। यह प्राइवेट स्पीच है और इसे क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। हतोत्साहित नहीं, हतोत्साहित नहीं, आत्मकेंद्रित भाषा नहीं है। तो ये बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन करने लगते हैं? बताइए, तार्किक चिंतन बच्चे किस अवस्था में करते हैं? तो वो मूर्त संक्रियात्मक, तर्क पे चिंतन मूर्त संक्रियात्मक में करेंगे, और जो अमूर्त चिंतन है वो अमूर्त संक्रियात्मक में करेंगे। तो आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। कथन है, 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। सही विकल्प, सही विकल्प अगर मैं देखा जाए इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर यहाँ एक कथन में 7 साल होता तब तो ये सही हो जाता, 7 साल हो जाता तब ये सही हो जाता, तब ये ऑप्शन क्या हो जाता? ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी हो रही है। लेकिन इसमें क्या है कि ए आर दोनों सही तो हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही तो हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं हो रही है। आयोग ने इसे क्या प्रश्न माना है? आयोग ने आंसर ए माना है, लेकिन आंसर बी होना चाहिए इसमें, और इसमें कॉमन नंबर मिला था। प्रश्न है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें 2 भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाती है? बताइए, वो क्या कहलाती है? वो समीव्यस्त विकास की क्षेत्र कहलाती है, या अंतर विषयकता कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है, या खोज विधि कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें 90% लोग इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कर देंगे। नहीं, क्या कह रहा है? 2 लोग हैं, एक कार्य को अलग अलग समझ से शुरू कर रहे हैं, लेकिन बाद में एक उनका जो एक मत हो जाते हैं, बाद में एक मत हो जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? अंतर विषयकता कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम? अंतर विषयकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2023 का प्रश्न है, अंतर विषयकता इसको कहते हैं। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला ही कथन आवश्यक हो गया, बाधा नहीं डालती है, बाधा नहीं डालती है, क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों के समन्वय करके दुनिया खोजता है? बताइए, शारीरिक क्रियाओं के साथ किस अवस्था में रहता है? वो संवेदी गामक अवस्था में होता है। किसमें होता है? संवेदी गामक या संवेदी चालक अवस्था में होता है। अगला है, जीन पियाजे के सिद्धांत में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, तो बताइए एमिनिज्म का गुण किसने बताया था? एमिनिज्म का गुण इन्होंने पियाजे नहीं बताया है, निर्जीव को सजीव माना। तो जीववादी सोच की बात ये हो जाएगी, जीववादी सोच की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत दृष्टि सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? बताइए, अंतिम चरण में है तो वह उसकी क्या विशेषता हो जाएगी? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना नहीं, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करना ये भी नहीं होता। लास्ट स्टेज में क्या होता है? यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों को आंख बंद के
का पालन नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बचाने के लिए कानून को तोड़ना पड़ता है तो उसको तोड़ देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए कुछ देता है तो वही क्या होता है? तो वो क्या होता है? वो पाठ हो जाता है। वो क्या होता है? वो पाठ होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि विकास सीखने का पर्याय है, सीखने से स्वतंत्र है, विकास पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, विकास तभी होगा जब सामाजिक होगा, सामाजिक संदर्भ होगा, समाज नहीं होगा तो विकास भी नहीं होगा। यही इन्होंने कहा था, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से वही होती है। ये गलत है। गुणात्मक रूप से भिन्न होती है मतलब सोचते अलग अलग तरीके से हैं, सोचते उतना ही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों को मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? तो बताइए इसका क्या होगा? यांत्रिक सापेक्षता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट, सजा और आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास। यही आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सामाजिक अनुबंध है, अभिविन्यास। आगे देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। तो वह व्यवहारवादी हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो जाएगा। रोमा जसप्रीत के क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत दे रही है, तो ये क्या कर रही है? पाड़ का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? पाड़ का उदाहरण है। तो ये पाड़ का उदाहरण हो जाएगा। एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? मतलब कह रहा तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए बिना ही वो कह ले रहा, तो वो मतलब कि अमूर्त चिंतन कर ले रहा है। क्या कर ले रहा है? अमूर्त चिंतन को दूसरे वर्ड में कहा गया है कि तर्क को वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए बिना ही वो विवेचित कर ले रहा है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आत्मकेंद्रिता कहलाती है। बिल्कुल, आत्मकेंद्रिता कहलाती है। क्या कहलाती है? आत्मकेंद्रिता। इसमें क्या होता है? बच्चा क्या कहता है? इसको भी पढ़ाया गया है आपको कि अगर मुझे चॉकलेट खाना पसंद है तो सभी लोगों को चॉकलेट खाना ही पसंद होना चाहिए। अगर मुझे टॉय खेलना पसंद है या मुझे कार्टून देखना पसंद है तो सभी को कार्टून ही देखना चाहिए और कोई चीज़ें कोई नहीं देख सकता। यही है सेंट्रलिज्म, यही है आत्मकेंद्रिता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कोलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा, इनाम और प्राधिकारियों की शक्तियों पर आधारित होती है? बताइए यह कौन सा स्तर हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या फिर अमूर्त पारंपरिक? तो पूर्व पारंपरिक स्तर में होता है ना। इनाम और सजा के डर से वो काम किस में करता है? पूर्व पारंपरिक स्तर में करता है। तो आंसर 20 का सही आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से उन्होंने नहीं बताया, 8 चरण नहीं बताए थे। विकास में बहुत सारी संभावनाएं जिनमें वे चीज शामिल है जो वे दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम होते हैं। जन्म में, हाँ यही इन्होंने कहा था कि दूसरों के समर्थन से ही विकास बहुत ज्यादा तरीके से हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इनका सही हो जाएगा। अगला है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता रख लेते हैं? बताइए किस अवस्था में हो जाता है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क की क्षमता रख लेते हैं? तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाता है, अमूर्त चक्रियात्मक अवस्था हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं? मतलब कि संक्रिया ऑपरेशन क्वेश्चन है, उस पर भी ऑपरेशनल हो रहे हैं, तो ये अमूर्त संक्रियात्मक में ही आएगा। ये किस में आएगा? अमूर्त संक्रियात्मक में आ जाता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे निष्क्रिय नकल के द्वारा नहीं, सक्रिय अन्वेषण के द्वारा। किसके? बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और सक्रिय अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से पाड़ का उदाहरण है बारंबार अभ्यास, नकारात्मक पुनर्बलन, उद्दीपक प्रक्रिया का अनुबंधन और आधा हल किया हुआ उदाहरण। आधा हल किया हुआ उदाहरण आप दे रहे हैं तो वही हो जाएगा हेल्प, वही हेल्प हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए पियाजे के अनुसार कौन सा कारक है जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गतिविधि, अनुकूलन, भाषा या पुनर्बलन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा गतिविधि। जो हम गतिविधि करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, वही संज्ञानात्मक विकास में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम बदल सकते हैं। तो यह लास्ट स्टेज में होता है, उत्तर पारंपरिक नैतिकता में होता है। किसमें होता है?
उत्तर पारंपरिक नैतिकता, जिसको हम सामाजिक अनुबंध भी कह देते हैं, वही होता है, उसमें वो होता है लेबल उसका। अगला प्रश्न है, ले बायगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षिका को बच्चे को पार देना चाहिए। क्या देना चाहिए? पार या टेम्परेरी हेल्प देना चाहिए। कथन है, जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। गलत है। बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। आगे देखते हैं, कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। तो रमेश को क्या करना चाहिए? रमेश को अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बनाना चाहिए, प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए, उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अलग कार्य करने के लिए कहना चाहिए। गलत है। क्या करना चाहिए? प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए, जिससे उसको मदद हो सके। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे संज्ञानात्मक, अगला प्रश्न क्या है? जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच किस अवस्था में आती है? ऑप्शन डी में आती है। किस में आती है? ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगी। अगला फिर है, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? सीखने की तत्परता को महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? सीखने की तत्परता को महत्व दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को नियमों को अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनके व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। वह कोलबर्ग के किस अवस्था पे है? वह कोलबर्ग के किस अवस्था में है? तो वह आज्ञापालिता नहीं, वह कानून और व्यवस्था उन्मुखी है। तो वो क्या है? कानून और व्यवस्था उन्मुखी है, मतलब कानून को ही स्थिर मानती है, कानून को नहीं बदल सकते, ऐसा उसका मानना है। तो कानून और व्यवस्था उन्मुखी है। अगला है, लेव बार्गोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह विचार कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, इसको बायगोत्स्की ने कहा था। देख लीजिए, डायरेक्ट कथन मैंने आपको पढ़ा है, डायरेक्ट कथन से प्रश्न आया है। यह बायगोत्स्की ने कहा था, 2023 का ही प्रश्न है। पियाजे मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार बनती हैं वो स्कीमा कहते हैं। वो क्या कहते हैं? स्कीमा। मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार बनती हैं स्कीमा कहलाती हैं। अगला है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को डैश के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। अनुबंधन नहीं, वस्तुस्थायित्व नहीं, अनैच्छिक क्रिया की स्कीमा नहीं, मानसिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। यही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको नोट कर लीजिएगा। माहिरा को मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह प्राधिकारकों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। वह कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस अवस्था पे है? वह पूर्व पारंपरिक अवस्था पे है। किसमें है? पूर्व पारंपरिक अवस्था में है। अगला देखते हैं, पियाजे और बायगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होना चाहिए? सक्रिय भागीदारी के द्वारा होना चाहिए। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। यही आंसर सही हो जाएगा। बायगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? संवाद, व्याख्यान, सजा या पुरस्कार? क्या हो जाएगा? संवाद, मतलब कि सामाजिक इंटरफियरेंस ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया वर्ड आ गया तो बायगोत्स्की आंख बंद करके लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होती है? पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है किसके द्वारा सुगम होती है? अनुकूलन के द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा, पूर्वाभ्यास, कलन विधि, पूर्वाभ्यास नहीं होगा, पुनर्बलन भी नहीं होगा, अनुकूलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुकूलन हो जाएगा। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है, तो वह किस अवस्था में है? वह किस अवस्था में है? सजा या आज्ञाकारिता अनुबंधन में है ना, तो वह किस अवस्था में हो जाएगी? पूर्व पारंपरिक स्तर पे ही है। डरती है, इस कारण वह काम नहीं करेगी। या कोई काम, जब कोई बच्चा है किसी काम को डर की वजह से करता है या डर की वजह से नहीं करता है, तो वह पूर्व पारंपरिक स्तर में किसमें है? दंड व सजा व दंड आज्ञाकारिता अनुबंध की अवस्था में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार बच्चे का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड, हाँ, तो बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा क्या होता है? पूर्व पारंपरिक अवस्था होती है ना, पहले लेवल में आता है। पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती है? तो स्कीमा जो होते हैं वह जन्मजात होते हैं। क्या होते हैं? स्कीमा जन्मजात होते हैं। अगला है, पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। कौन से 4 तत्व हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं? तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा?
इसमें हो जाएगा सांकेतिक उपकरण की बात इन्होंने की थी, बताइए सामाजिक अंतःक्रिया की बात की थी, नकारात्मक पुनर्बलन की बात नहीं की थी, एक ही हो जाएगा। मैच्योरेशन की बात की थी, क्रियात्मकता की बात की थी कि आप क्रिया करते रहिए, सामाजिक अनुभव की भी बात की थी और संतुलिनीकरण की बात तो की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो मतलब कि वो आगे पा सकता है, वो क्या है, वह निकटस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा, वह निकटस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, सामूहिक एकालाप या सामूहिक क्रियाकलाप की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, बताइए। सामूहिक एकालाप या सामूहिक क्रियाकलाप की अवधारणा, इसको हम सामूहिक एकालाप अगर कहेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामूहिक एकालाप की क्रियाकलाप पियाजे के द्वारा, सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, पियाजे के द्वारा दी गई है। और यह हमारे आज का लास्ट प्रश्न था। आज का सेशन यही समाप्त होता है। चलिए फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।